So my dear friends, so my dear friends, अपने आ गए हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पार्ट्स में। ठीक है, हम लोग आ गए हैं उस वर्ल्ड में जहां हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। एकदम ध्यान से सुनना, आप लोगों को सुनना इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारे सिलेबस के अंदर वो इक्वल वेटेज कैरी करता है, मतलब 50% वेटेज कैरी करता है। ठीक है ना, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का दोस्तों 50% वेटेज है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, एज इंपॉर्टेंट एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का काफी चैप्टर्स हम लोग पढ़े, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम एग्रीगेट्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ये सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़े। माय डियर फ्रेंड्स, हियर वी आर डिस्कसिंग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, क्योंकि ये एक 50% वेटेज कैरी करने वाला यूनिट है हमारे क्लास 12 सीबीएसई के सिलेबस में। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा और बताया जाए। दोस्तों जैसा कि नाम सजेस्ट करता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, थ्रू आउट दिस सीरीज हम लोग इंडिया का डेवलपमेंट जर्नी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडिया कैसे डेवलप किया ओवर द पीरियड, क्या हालत था इंडिया का ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, क्या किया इंडिया उसके बाद एंड लेटर ऑन। हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में क्या सिचुएशन है या वर्ल्ड लेवल पर क्या सिचुएशन है पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट जैसे डेटा का। हम लोग कंपेयर करेंगे इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी और पाकिस्तानी इकोनॉमी इन कमिंग चैप्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट। पर दोस्तों फॉरगेट एवरीथिंग, अभी स्ट्रेट अवे गिव योर कंप्लीट अटेंशन हियर। मैं आपको बता दूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ सीरीज विच इन्वॉल्व्स 3, एक्चुअली चैप्टर्स तो 8 और 9 है, पर पहला 3 चैप्टर तो प्रॉपर सीरीज है। पहला 3 चैप्टर्स प्रॉपर सीरीज है। फर्स्ट 3 चैप्टर्स आर डिवाइडेड समथिंग लाइक दिस। नंबर 1 ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला 3 चैप्टर्स मैं बता रहा हूं आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले पार्ट का, सुनिएगा आप लोग। पहला चैप्टर का नाम है दोस्तों ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो अपन आज से स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है डेवलपमेंट जर्नी फ्रॉम 1950 टू 1990 एंड थर्ड वाला चैप्टर है रिफॉर्म्स। क्या है ये सर, जरा समझाइएगा। दोस्तों ये जो 3 चैप्टर है ना, हम लोग कंसेक्यूटिवली करने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ये जो 3 चैप्टर है, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, डेवलपमेंट जर्नी और रिफॉर्म्स, ये तो हम लोग कंसेक्यूटिवली करने वाले हैं। इस ऑर्डर को हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे। जैसे नेशनल इनकम में जब अपने नेशनल इनकम करते हैं तो बेसिक, सर्कुलर फ्लो, एग्रीगेट्स और साथ साथ में आपका मेजरमेंट साथ साथ करते हैं अपने, वैसे यहां पर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस में चैप्टर 1, 2 और 3 तो साथ ही करने का है। यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट रियलिटी। आइए पहले समझिए कि ये 3 चैप्टर्स किस बारे में। दोस्तों सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो जब ब्रिटिश 1947 में इंडिया को छोड़ के गए थे ना, जब ब्रिटिश 1947 में इंडिया को छोड़ के गए थे ना, तो चैप्टर 1 हमें क्या कंडीशन में छोड़ के गए थे और उस कंडीशन तक इंडिया कैसे आया, मतलब 1947 एंड पीरियड बिफोर, दैट इज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेजिम। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंडिया का के साथ क्या क्या किया ब्रिटिश ने, कैसे इंडिया का रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, कैसे इंडिया का वेल्थ को ड्रेन किया ब्रिटिश ने। वी विल स्टडी दैट। वंस वी हैव स्टडीड दैट माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि 1947 के बाद गवर्नमेंट ने फ्रंट सीट पकड़ा और बोला कि इंडियन इकोनॉमी को हम लोग ड्राइव करेंगे। गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स लाया और बहुत सारी स्कीम्स लाई गवर्नमेंट ने। मेनली इकोनॉमी गवर्नमेंट चला रहा था फ्रॉम द पीरियड ऑफ 50 टू 1990। पर ये 50 टू 90 वाला पीरियड में इमेंस फेलियर फेस करना पड़ा। गवर्नमेंट की काफी पॉलिसीज फेल हुई एंड ओवरऑल इंडिया या गवर्नमेंट जो इंडिया देखना चाहता था 1990 तक वो नहीं हुआ। इंडिया डेब्ट में, कर्ज में डूब चुका था सर। इट वॉज इन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट टू द डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। 1990 में जब इंडिया क्यों हालत खराब हुआ वो अपने पढ़ेंगे, रिलैक्स। हाँ, 1990 में जब हालत खराब हो गया तो हमारे तब फाइनेंस मिनिस्टर होते थे मनमोहन सिंह साहब, जो कि बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो सर मनमोहन सिंह जाके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से बात करते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे।
आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कुछ शर्त रखता उनके सामने, और उन शर्तों में से कुछ ऐसा शर्त था कि आपको अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी क्लोज्ड थी, तो बोला शर्त यह था कि आपको अपनी इकोनॉमी को खोलना होगा, गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अलाउ करना होगा, है आपके यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस के पास इतना फ्रीडम नहीं है, आपको वो देना होगा। काफी शर्तें थी जिसको मनमोहन सिंह साहब एक्सेप्ट किए, और तब इंडिया को वापस से लोन मिला। उसकी वजह से इंडिया में वो शर्तों की वजह से बदलाव लाना पड़ा फ्रॉम 91। उसको बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एंड यस दे वर वेरी सक्सेसफुल, टिल टुडे दे आर सक्सेसफुल। तो ये जो जर्नी है, ये जैसा कि आप लोग इस एरो में देख पा रहे हो, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। दीज आर नथिंग बट आईईडी के फर्स्ट 3 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर जिसको आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं, वहां अपने क्या पाएंगे, क्या पढ़ेंगे? अपने पढ़ेंगे कि इंडिया कैसा था ब्रिटिश के आने के पहले, और ब्रिटिश इंडिया को कैसा छोड़ के गया। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कैसा इंडियन इकोनॉमी को इंडिपेंडेंस वाले टाइम तक ब्रिटिश छोड़कर गया, वो पढ़ेंगे अपने। इस चैप्टर का वही बाउंड्री है, ठीक है दोस्तों। आर वी गुड टू स्टार्ट? जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया उससे कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि व्हाट वी आर डूइंग हियर? यो और नो एवरीवन? बिकॉज इफ यू आर रेडी, I am ready to start the Indian economy on the eve of independence. With your permission, come on everyone. Yo or no everyone? Okay. चलिए चलिए चलिए, अब आइए अपने लोग इस जर्नी को समझने का शुरुआत करते हैं, कोशिश करते हैं। ऑल राइट, ओके। सो फ्रेंड्स, द टॉपिक एज यू हैव क्लियरली सीन इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, लेट्स फाइंड इट आउट व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इंडिया, ब्रिटिश जो आया ना इंडिया के अंदर, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलूं तो चलिए हम लोग 1750 में चलते हैं, 1750 के दौरान चलते हैं हम लोग। 1750 के दौरान मैं आपको लेकर चलता हूं। उस समय दोस्तों इंडिया पर जो नजर थी ना, सिर्फ ब्रिटिश की नहीं थी, फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच, इन सबकी थी। खूब वॉर्स हुए। पोर्तुगीज और डच तो खैर चलो इजीली हार भी गए थे, दे वर नॉट अ बिग कंसर्न। मैं आप लोगों को बता देता हूं, स्पेसिफिकली वॉर वॉज मच एंटाइटल्ड इन द डेप्थ्स ऑफ दिस थिंग। ब्रिटेन एंड फ्रांस, ब्रिटिश और फ्रेंच वर फाइटिंग अ लॉट। बैटल ऑफ प्लाजी हुआ, बैटल ऑफ प्लाजी 1, 2, 3 1757 में ना फाइनली जो बैटल हुआ, उसके दौरान ब्रिटिश जीत गया इंडिया को, फ्रांस से ऑब्वियसली, एंड ये तय हो गया था ब्रिटिश रूल इज गोइंग टू एस्टैब्लिश इन इंडिया। 1757 टू गिव यू द एग्जैक्ट ईयर। ये जो इन लोग को इतना इंटरेस्ट आया इंडिया में, ये क्यों आया? और इनके आने के पहले इंडिया कैसा था? मैं आपको बता दूं, इंडिया वॉज रिच एंड प्रॉस्पेरस। हाँ, मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया का उस समय एग्रीकल्चरल सेक्टर पे था। यस, आई अग्री टू दैट, बट इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम वॉज, माई डियर फ्रेंड्स, रिच एंड प्रॉस्पेरस, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। आपको जान के हैरानी होगी, 1700s के दौरान इंडियन प्रोडक्ट्स, आज क्या होता है कि किसी के पास अमेरिकन प्रोडक्ट्स है या जर्मन प्रोडक्ट है तो वो शो ऑफ करता है, देख मेरे पास इंपोर्टेड प्रोडक्ट है। आपको मैं बता दूं, उस समय 1700s के दौरान इंडिया का जो प्रोडक्ट्स होता था, हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स, वो वर्ल्ड लेवल पर शो ऑफ करने वाला चीज होता था। आज किसी को अपना क्लास सिंबल दिखाना है तो वो ना अपना एप्पल में एप्पल वाला फोन यूज करता है, या फिर फरारी में घूमेगा, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू में घूमेगा। एक क्लास सिंबल होता है ना ये सब ब्रांड्स। उस समय रोम, है ना, इजिप्ट, ये सब के प्रिंस और प्रिंसेस टू शोकेस देयर ब्रांड इंडिया का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स पहनते थे। जस्ट इमेजिन, दैट वाज द लेवल ऑफ इंडिया। क्या रिजर्व्स, क्या काम हो रहा था। ढाका का मसलिन सिल्क क्लॉथ, ओ माय गॉड, इतना फेमस।
इस रिच पे, इस रिचेस पे इंडिया का सबका नजर था। एक स्टोरी ये बताता है कि वास्को डा गामा, ठीक है, वास्को डा गामा पोर्तुगीज सेलर का मैं बात कर रहा हूं, वो इंडिया ढूंढने निकला। तो वास्को डा गामा यूरोप क्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप लेकर निकला था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप, तब तक जो जाना जाता था वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिप लेके निकला था इंडिया ढूंढने। जब इंडियन बॉर्डर्स और इंडियन ओशन में घुसा, तब उसको देखा एक इंडियन गुजराती बिजनेसमैन उसका 4 गुना साइज का शिप ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहा है। दैट वॉज द लेवल ऑफ इंडिया। अगर आप लोगों को एक स्टैटिस्टिक दे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा। वर्ल्ड में अगर प्रोडक्ट 100 रुपया का बिक रहा है ना, माय डियर फ्रेंड्स, 27% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इंडिया का प्रोडक्ट का होता था। मतलब वर्ल्ड में 27% प्रोडक्ट्स इंडिया का बिकता था। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ बिजनेस इंडिया वाज डूइंग विद द वर्ल्ड। ठीक है, बट जैसा कि मैं बोला कि बिफोर द ब्रिटिश रूल एंटर्ड इनटू इंडिया, इंडिया वाज इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्पेरस, रिच इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी, जैसा कि मैं आपको बताया, उस समय प्राइमरीली अग्रेरियन थी। सर, अग्रेरियन इकोनॉमी का क्या मतलब होता है दोस्तों? अग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब होता है एक इकोनॉमी जिसका मेजॉरिटी इनकम डिपेंडेंट होता है ऑन एग्रीकल्चर, एंड इंडिया वाज डूइंग प्रीटी वेल इन दैट। हैंडीक्राफ्ट्स इंडिया का बहुत फेमस था, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, चाहे वो कोई टॉय हो, चाहे वो कोई कपड़ा हो, दे वर ब्यूटिफुली फेमस, सुपर फेमस। ये मैं बता दूं आप लोगों को फ्रेंड्स, सर सच्ची, जी हाँ बिल्कुल। देखिए ना, लिखा हुआ है बिफोर द ब्रिटिश एंटर्ड इनटू इंडिया। मैंने 3 बातें आपको बताई। पहला, इंडिया वॉज प्रॉस्पेरस, इंडियन इकोनॉमी वॉज प्राइमरीली अग्रेरियन। और तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई, बिफोर द ब्रिटिश एंटर्ड इनटू इंडिया, इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स। पर दोस्तों, ब्रिटिश का इंडिया में आने का जो रीजन था, जो लॉजिक था, जो स्वार्थ था, वो बहुत क्लियर था। हो क्या रहा था उस समय, उसी दौरान मैं बात कर रहा हूं 1700 एंड 1800 की। 1700 के लेटर पीरियड और 1840 के आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। और कहां आया? ब्रिटेन में आया फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब ब्रिटेन में इंडस्ट्री सेट होने लगी, इंडस्ट्रीज दैट मैन्युफैक्चर गुड्स। प्रॉब्लम समझिए आप, इंडस्ट्रीज जो गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, फिनिश गुड्स, उनके लिए उसको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, उसके लिए उनको रॉ मटेरियल भी तो चाहिए। रॉ मटेरियल कहां से आएगा जनाब? ओह, तो मैं आपको बता दूं, ये रॉ मटेरियल के लिए इनको लगा कि क्यों ना इंडिया को पकड़ा जाए। अच्छा, अब ये रॉ मटेरियल को ब्रिटेन लेके जाएंगे, फिनिश गुड्स में बदलेंगे। फिनिश गुड्स को भी बेचना है, किसको बेचेंगे? सबसे बड़ा मार्केट दुनिया में कौन है? इंडिया है, इंडिया में ही बेच रहे हैं। समझ रहे हो आप क्या चल रहा था? इंडिया वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता था फिनिश गुड्स को, 27% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। ब्रिटिश इस तरह से कॉन्कर किया कि इंडिया को प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ फिनिश गुड्स से बायर ऑफ फिनिश गुड्स बना दिया। मार्केट, क्योंकि ब्रिटेन को तो अपना मार्केट दिख गया था ना इंडिया के अंदर। दुनिया भर में इंडियन गुड्स की जगह ब्रिटिश गुड्स बिकने लगे। इंडिया से रॉ मटेरियल ले रहा है और इंडिया में ही अपना फिनिश गुड्स बेच रहा है ब्रिटिश आके। और ये जो इंडियन गुड्स है वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे वर्ल्ड स्टेज पर ब्रिटिश गुड्स से। क्यों? एक तो ब्रिटिश इंडियन गुड्स पर टैक्स लगाता था जोरदार, विदेशी को खरीदना इंडियन गुड्स, एक्सपेंसिव टैक्स लगेगा। और दूसरा, इंडियन गुड्स हाथ से बनते थे, तो देयर वाज अ क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन देयर। ब्रिटिश का गुड्स मशीन मेड था, एन नंबर ऑफ क्वांटिटीज एट एकदम लो कॉस्ट बन जाता था। एन नंबर ऑफ क्वांटिटीज एकदम लो कॉस्ट में बन जाता था दोस्तों। ठीक है, लेटर हाफ में अपने पढ़ेंगे, इंडिया का शेयर वर्ल्ड ट्रेड में 27% से 3% पे गिर गया आफ्टर द ब्रिटिश, व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया। 27 से 3, 9 टाइम्स गिरा है, बाई 9 हो चुका था।
मैंने आपको बताया ना, ब्रिटिश का जो पॉलिसी था वो था, कभी भी इंडिया को ध्यान में था ही नहीं ना। ब्रिटिश का जो कंसेप्ट था वो सिर्फ दो था। पहले तो ब्रिटिश एक फीडर इकोनॉमी थी। फीडर इकोनॉमी बनाना मतलब इंडिया को फिनिश गुड्स के सेलर से रॉ मटेरियल्स का सेलर बना दिया और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर यानी कि परचेजर बना दिया, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स बना दिया और कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स बना दिया। क्यों? ब्रिटेन का ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, बिकॉज ब्रिटेन में खुद उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। तो रॉ मटेरियल कहां से आएगा? इंडिया से। बना हुआ माल बिकेगा कहां में? इंडिया में। तो अभी तक अपने क्या पढ़े दोस्तों, आइए समराइज करें और फिर मैं आप लोगों को समझ आया कि नहीं कंफर्मेशन लूंगा। कंसेप्ट अपने लोग ये पढ़े अभी फ्रेंड्स की, इन ब्रिटिश के आने के पहले इंडिया वॉज सेल्फ सफिशिएंट, प्राइमरीली एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट वॉज फेमस, कंट्रीब्यूटेड 27% टू द वर्ल्ड ट्रेड। ब्रिटिश इंडिया में आया विथ इट्स ओन सेल्फ इंटरेस्ट, विथ व्हाट इंटरेस्ट? कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करना है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल इंडिया से लेके जाएगा, फिनिश गुड्स को इंडिया में बेचेगा। ये हमारा दोस्तों अभी तक का डिस्कशन रहा। यहां तक सभी को क्लियर है? फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। एवरीबडी यो और नो, फटाफट बोलेंगे एवरीबडी यो और नो, कम ऑन, मेक इट फास्ट एवरीवन। करेक्ट, ओके। क्योंकि बात को सुनते जाना दोस्तों, अचानक से लेवल एलिवेट होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। ओके, चलिए बात को आगे करते हैं, अपने बात को अपने आगे करते हैं फ्रेंड्स। अब डिस्कशन थोड़ा सा आगे बढ़ता है, थोड़ा सा अंदर घुसता है। अब ये जो भी किया ना ब्रिटिश ने, उसकी वजह से कोई एक जगह पे अफेक्ट नहीं हुआ। ब्रिटिश रूल की वजह से इंडिया का हर स्ट्रक्चर, हर सेक्टर अफेक्ट हुआ। सर आप किस सेक्टर्स की बात कर रहे हो दोस्तों? प्राइमा फेसी हम लोग 5 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। पहला, इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब लोगों का एज, लोगों का हेल्थ, ऑल दिस थिंग्स, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली वो अफेक्ट हुआ। लोगों का ऑक्यूपेशन चेंज हुआ। अपने देखेंगे कि मैक्सिमम लोग, जो लोग हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, वो इतने मजबूर हो गए, बेचारों का प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था कि बेचारों को फार्मर बनना पड़ा। और फार्मर बनने के बाद भी चैन नहीं। उसमें भी ब्रिटिश का कंट्रोल ये है कि भाई तुम लोग है ना फूड क्रॉप्स नहीं बना सकते। फूड क्रॉप्स मतलब जिसको हम लोग बनाते हैं और खाते हैं, राइस, व्हीट। तुम लोग को कैश क्रॉप बनाना होगा। तुम लोग को कैश क्रॉप बनाना होगा। कैश क्रॉप मतलब कॉफी और ये सब चीज जिसको हम लोग बेचते हैं। इंडिगो, इंडिगो कल्टीवेशन करना होगा। इंडिगो कलर देने के काम आता है। ब्रिटिश को कपड़ा में कलर भरना था तो इंडिगो ग्रो करो एग्रीकल्चरल फील्ड में। मतलब फूड क्रॉप नहीं, कैश क्रॉप बनाना पड़ेगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब लोगों का जॉब भी छुटवा रहा है, हैंडीक्राफ्ट से इधर ला रहा है और इधर पे भी जिद कर रहा है। पढ़ेंगे, एक एक सेक्टर को एनालाइज करेंगे अपने। फॉरेन ट्रेड, इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स से इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना दिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ब्रिटिश कभी ध्यान ही नहीं दिया इंडिया का। और एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरऑल बहुत गंदा तरीके से खराब हुआ। वो तो अपने पढ़ने वाले हैं अभी बहुत जल्द। तो मतलब ब्रिटिश रूल की वजह से 5 सेक्टर्स अफेक्ट हुए। इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन सेक्टर या फॉरेन ट्रेड। विष्णु का एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर अभी कितना परसेंटेज है इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड में? दोस्तों बहुत पुअर है। माय डियर फ्रेंड विष्णु, राउंड अबाउट 5 to 6% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज फिर आगे बढ़ गई ना। खैर अभी अपने लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं आगे। सो आइए माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स यू नो ट्राई एंड गेट इनटू द रियल्स ऑफ द चैप्टर एंड डेप्थ्स ऑफ द चैप्टर। आइए एक एक करके अपने बातचीत करते हैं। सुनिएगा आप लोग, हम लोग ब्रिटिश रूल की वजह से किन किन सेक्टर्स पर अफेक्ट हुआ, किन सेक्टर्स के ऊपर अफेक्ट पड़ेंगे। एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे क्या अफेक्ट हुआ अपने वो पढ़ेंगे। अपने पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड पे क्या अफेक्ट हुआ, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे क्या अफेक्ट हुआ और फाइनली डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे क्या अफेक्ट हुआ।
आइए एक एक करके अपना पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, जस्ट इमेजिन, ब्रिटिश के कारण मैक्सिमम इंडिया, नियरली 85% was forced to stay in villages and to work on agricultural sectors. प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ये तो था ही प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम समझिएगा, ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया का एग्रीकल्चरल सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं था कि इंडिया के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट था, नहीं। पर द प्रॉब्लम इज कि ब्रिटिश इंडिया को और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट कर दिया, और इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ब्रिटिश कुछ नहीं किया। इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं, फर्टिलाइजर नहीं, पेस्टिसाइड नहीं, उल्टे किसानों पर टैक्स लगा रहा था। ब्रिटिश जो है इंडिया का एग्रीकल्चर को जो खराब किया वो तीन रास्ते से किया, तीन तरीके से किया। ब्रिटिश जो है इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया, वो तीन रास्तों से किया, तीन तरीकों से किया। तरीका नंबर 1, तीनों तरीके के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले नाम समझिए और अंदर का बात समझिए। पहला तरीका जिससे एक्सप्लॉइट किया इंडिया को वो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दूसरा फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और तीसरा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये तीनों तरीके से बेसिकली ब्रिटिश ने इंडियन एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय किया, ये तीनों तरीके से। ठीक है, आइए मैं आप लोगों से बातचीत करना शुरू करता हूं। सुनिएगा आप लोग। पहला लैंड रेवेन्यू सिस्टम सुनिए आप लोग, पहले तीनों को समझा देता हूं और फिर मैं डिटेल में आप लोगों को प्रेजेंटेशन में दिखा दूंगा। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दोस्तों लैंड रेवेन्यू सिस्टम का हालत देखो। ब्रिटिश क्या इंट्रोड्यूस किया मालूम है आपको? जमींदारी सिस्टम। मतलब ब्रिटिश क्या करता था पता है? मैं आपको समझाता हूं। बहुत सारा लैंड था, ब्रिटिश बोला सारा लैंड मेरा। अब ब्रिटिश क्या करता था? ओनरशिप राइट देता था लोगों को। जिसको ओनरशिप राइट मिला उसको बोलते हैं जमींदार, कि तुम जमींदार, तुम जमींदार, तुम जमींदार। अब ये जमींदार लोग करेंगे क्या? ये जमींदार लोग को बोला जाता था कि इस लैंड से, ब्रिटिश बोलता था कि इस लैंड से मेरे को कम से कम इतना रुपया या इतना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में चाहिए। ठीक है, जमींदार लोग क्या करता था? जमींदार लोग खुद तो काम करेगा नहीं, जमींदार लोग फार्मर को रख लेता था काम पर, पीजेंट को, कल्टीवेटर को, उसको दिन भर काम करवाता था। अब आप लोग एक एग्जांपल समझो, अगर 100 रुपया का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना, ब्रिटिश के पास जाता था 30 रुपीज या 40 रुपीज, वो जमींदार खुद के पास रखता था 50 रुपीज, और वो किसान के लिए 10 रुपीज। अच्छा प्रॉब्लम समझो, उस किसान का जो 10 रुपीज है, उस 10 रुपीज में किसान को अपना पेट भी भरना है, उस 10 रुपीज में किसान को एग्रीकल्चर लैंड का भी ध्यान रखना है, फर्टिलाइजर भी खरीदना है, पेस्टिसाइड भी खरीदना है, सीड भी खरीदना है किसान को उस 10% में। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम। दूसरा, मैक्सिमम इंडिया भूखा है, पेट नहीं भरा हुआ है, तो आप क्या करोगे? फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करवाओगे। इंडियन फार्मर्स लोग को मजबूर किया जाता था, उनके, मैं आपको बता दूं, उनके थम्स काट दिए जाते थे अगर ब्रिटिश का बात नहीं सुनते थे। कि तुमको अगर बोल दिया है कि कैश क्रॉप ग्रो करो तो कैश क्रॉप। सोचो, एक तरफ एक कंट्री भूखा है, लेकिन उस भूखापन में बोल रहे हैं कि फोकस इस पे मत करो कि तुम भूखे हो, फोकस इस पे करो कि ब्रिटेन का कैसे भला हो। एक 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 एक, एक, एक इंस्टेंस है जहां पर बंगाल फेमाइन 1940s में बंगाल में फेमाइन आया था। दोस्तों बंगाल के अंदर आप लोग सरप्राइज होगे जान के, 40 लाख डेथ हुई, स्केलेटन जमीन पे पड़े हुए मिले 40 लाख। जब ये भूखमरी चल रही थी उस समय ना, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस समय थे विंस्टन चर्चिल। इंडिया में जो भी ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे, उन्होंने विंस्टन चर्चिल को बैक इन ब्रिटेन लेटर लिखा कि सर इंडियंस आर डाइंग। अच्छा, अब उस समय का भी इंटरेस्टिंग बात आप समझो, उस समय फूड ग्रेन्स था ब्रिटेन के पास, इंडिया में फूड ग्रेन्स था, पर उस समय क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो पता है विंस्टन चर्चिल क्या बोलता है? विंस्टन चर्चिल बोलता है, लेट दोज रैट्स डाई, व्हाई हैजंट गांधी डाइड येट। पता है, जो रखा हुआ था फूड क्रॉप्स, बोलते हैं कि सोल्जर लोग को लग सकता है वॉर में, सोल्जर लोग के पास वॉर के लिए सफिशिएंट फूड था, फिर भी लोगों को मरने दिया गया। 40 लाख लोग, 40 लाख स्केलेटन फाउंड ऑन द रोड ऑफ बंगाल।
फेमाइन। एक तो फूड क्रॉप्स यूज करने नहीं दे रहे हैं और दूसरा फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं होने दे रहे हैं, एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करवा रहे हैं। मतलब फूड क्रॉप्स मत बनाओ, कैश क्रॉप्स बनाओ। पढ़ेंगे अभी अपने डिटेल में। और तीसरा, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। चलो तुम इंडिया को एग्रीकल्चर इकोनॉमी बना रहे हो, ठीक है, इंडिया का इरिगेशन में कोई मदद नहीं। इरिगेशन मतलब वाटर प्रोवाइड करने में, जमीन तक कोई मदद नहीं। फर्टिलाइजर में फार्मर का कोई मदद नहीं, पेस्टिसाइड में फार्मर का कोई मदद नहीं। खाली जमींदार और वो इंजॉय कर रहे हैं, ब्रिटिश, जो भी प्रोडक्टिविटी आ रही है लैंड से। दैट इज व्हाट वाज गोइंग ऑन स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तीन तरीके से ब्रिटिश ने इंडिया के एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय किया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन और लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। आइए एक एक करके अपने पढ़ते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, जो मैं बताया वही लिखा हुआ है। जमींदार एक्सप्लॉइट द कल्टीवेटर्स टू द मैक्सिमम बाय इम्पोजिंग लगान। लगान मतलब टैक्सेस। कल्टीवेटर के ऊपर टैक्स लगा रहा है धमाधम, कल्टीवेटर्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है धमाधम। दूसरा, डेट फॉर डिपॉजिटिंग फिक्स स्पेसिफाइड सम ऑफ रेवेन्यू वेयर फिक्स, फेलिंग लीड टू लूजिंग देयर राइट्स। मतलब जो रेवेन्यू जिस डेट तक आपको फिक्स सबमिट करना होगा, मतलब ब्रिटिश के पास या जमींदार के पास जमा करना होगा एक फार्मर को, वो फिक्स था। चाहे वो अपना पर्सनल खाना दे दे, लेकिन देना पड़ेगा। दैट इज द प्रैक्टिस दैट वाज गोइंग ऑन। और जो भी प्रॉफिट्स एग्रीकल्चर सेक्टर से होता था, यार फार्मर के पास तो कुछ बचता ही नहीं था, क्या तो जमींदार के पास या ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाता था, क्या तो जमींदार के पास या ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास प्रॉफिट जाता था। ये तो था सिचुएशन। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इसको ऑल्सो बोला जाता है जमींदारी सिस्टम। जमींदार कौन होते थे? कलेक्टर, जो लैंड के ओनर्स माने जाते थे और रेंट कलेक्ट करते थे उस लैंड पर, या लैंड का रेंट रुपीज में या फिर इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कलेक्ट करते थे। लेते थे कुछ अपने पास, कुछ ब्रिटिश के पास, कुछ मतलब मैक्सिमम ही 90% तो उठा ही लेते थे। फार्मर के पास 10% में उसको सब कुछ करना है। जस्ट इमेजिन, पहला तरीका ऑफ डिस्ट्रॉइंग इंडियन एग्रीकल्चर अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश। अच्छा, इतना से पेट नहीं भरा, आप लोगों को दूसरा बताता हूं। मतलब ब्रिटिश ने इंडिया को दोस्तों इतना एक्सप्लॉइट किया है। मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो लिंक शेयर करूंगा ऑक्सफोर्ड यूनियन का। शशि थरूर कांग्रेस के मिनिस्टर है, कांग्रेस में मिनिस्टर है, ठीक है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है शशि थरूर। ही इज वेरी वेल नोन फॉर हिज डिबेट्स एंड स्पीचेस। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये डिबेट चल रहा था, उसमें उनका टॉपिक था कि ब्रिटेन शुड अपोलोजाइज फ्रॉम इंडिया। तो पता आपको ब्रिटिश का एक टैगलाइन है, ब्रिटिश का टैगलाइन जानते हो क्या हो दोस्तों? ब्रिटिश का टैगलाइन है कि द सन नेवर सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब ब्रिटेन में ये टैगलाइन बोला जाता है कि थैंक गॉड द सन हैज नेवर सेट ऑन ब्रिटिश एम्पायर। सन हैज नेवर सेट ऑन ब्रिटिश एम्पायर का मतलब है कि ब्रिटिश एम्पायर का कभी भी बुरा दिन नहीं आया। सन हैज नेवर सेट मतलब अंधेरा कभी भी नहीं आया ब्रिटिश एम्पायर में। शशि थरूर ऑक्सफोर्ड यूनियन में बहुत मजेदार स्पीच है, मैं शेयर करूंगा आपके साथ, पर उसमें उन्होंने एक मजेदार लाइन कहा था कि नो वंडर द सन नेवर सेट ऑन ब्रिटिश एम्पायर, इवन गॉड कुडंट ट्रस्ट ब्रिटिश इन द डार्क। तो आई वॉज अमेज्ड, क्या मजेदार लाइन है कि भगवान भी ब्रिटिश को डार्क में ट्रस्ट नहीं कर सकता था। खैर, ये तो मेरे को याद आया, मैं शेयर करूंगा, आप लोग देखना, 13 मिनट्स का है, अमेजिंग स्पीच। अब आप लोग सुनना, मैं पॉइंट पर आता हूं। फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो दोस्तों, फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेकेंड तरीका था जिससे ब्रिटिश ने इंडिया को डिस्ट्रॉय किया। कैसे किया सर बताइए? सबसे पहले ब्रिटिश का पर्पस समझिए। अगर ब्रिटेन में कपड़ा बन रहा है तो कपड़ा में कलर करने के लिए डाई चाहिए। डाई मतलब रंग, और वो रंग इंडिगो कल्टीवेशन से आता है, जो कि एक प्लांट है। बस इंडिया में बोल रहा है ऑर्डर, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में ऑर्डर करवा दिया कि सुनो, इंडिया को बोलो वो बना के दे, इंडिगो कलर चाहिए। करना पड़ा साहब।
सो इंडिया हैड टू स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। दोस्तों कीप इन माइंड कि इंडिया उस समय भूखमरी से गुजर रहा था, उस समय तो और फूड क्रॉप्स बनाना चाहिए था, कैश क्रॉप्स में कन्वर्ट होना पड़ा। और इस वजह से क्योंकि फूड क्रॉप्स का शॉर्टेज हो रहा था, करंट कंटिन्यूअस फमाइंस भूखमरी आती थी। जब हम लोग डेमोग्राफिक प्रोफाइल पढ़ेंगे ना इंडिया का ब्रिटिश के दौरान, आप जानोगे कि उस समय एवरेज एज, आज इंडिया का एवरेज एज है 67, मतलब एक इंडियन अप्रोक्सीमेटली 67 ईयर्स तक लाइफ जीता है ऑन एन एवरेज। उस समय 34 था, मतलब लगभग 34 ईयर्स का कोई होता था तो उसका डेथ हो जाता था। सच वाज द कंडीशन। सब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, फूड नहीं है, तो क्या होगा। यहां यही 3 बातें लिखी हुई है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। पहला, ब्रिटिश ने इंडिया को, इंडियन एग्रीकल्चर को रॉ मटेरियल में ट्रांसफर कर दिया फॉर देयर इंडस्ट्रीज। दूसरा, उन्होंने फोर्स किया कि एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करो। कमर्शियलाइज करो मतलब फूड क्रॉप्स नहीं, कैश क्रॉप्स बनाओ। और तीसरा, फमाइन्स आपको पता ही है, उसकी वजह से आया। तो 2 तरीके हम लोग पढ़े हैं जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रॉय किया गया बाय द ब्रिटिश। जमींदारी सिस्टम, सेकंड वन इज फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, तीसरा लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। थर्ड तरीका था, ब्रिटिश कोई हेल्प नहीं किया इंडियन एग्रीकल्चर का। इंडियन एग्रीकल्चर वॉज डिपेंडेंट ऑन रेन, कोई एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट मतलब सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स, कुछ नहीं, इरिगेशन नहीं, ये था। इस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ। तो दोस्तों ये था स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, हाउ इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश एंड व्हाट स्टेट इट फेल टू। दोस्तों सभी को क्लियर है क्या? यो और नो एवरीवन? सबका रिस्पॉन्स चाहिए, फटाफट चाहिए। मेक श्योर एवरी फ्रेंड इज रिस्पॉन्डिंग फास्ट। मेक श्योर ईच वन ऑफ यू आर रिस्पॉन्डिंग फास्ट फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक अपने क्या पढ़े हैं? इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश के आने के पहले बढ़िया था, प्रोस्पेरस था, मेनली एग्रीकल्चर डिपेंडेंट था, हैंडीक्राफ्ट भी बहुत फेमस था इंडिया का। ब्रिटिश आने के बाद ब्रिटिश का पर्पस था इंडिया को फिनिश गुड्स का एक्सपोर्टर बनाने से कन्वर्ट करके रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बनाए, जिससे वो लोग ब्रिटेन में इंडिया का रॉ मटेरियल्स को यूज कर सके और इंडिया में अपना फिनिश प्रोडक्ट ब्रिटिश बेच सके। फिर हमने पढ़े कि इंडिया का बहुत सारे सेक्टर्स पे अफेक्ट हुआ ब्रिटिश की पॉलिसीज का, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, डेमोग्राफिक, ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ऐसे करके बहुत सारी पॉलिसीज पर अफेक्ट पड़ा इंडिया का, मतलब इसके ऑक्यूपेशनल पॉलिसी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे, जिसमें से हम लोगों ने पहला पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर को ब्रिटिश ने कैसे खराब किया। 3 तरीके इस्तेमाल किए ब्रिटिश ने। 3 तरीकों में पहला तरीका क्या था? जमींदारी सिस्टम, दूसरा तरीका फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, और तीसरा तरीका विदाउट एनी हेल्प, मतलब लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, नॉट हेल्पिंग द पीपल ऑफ एग्रीकल्चर नेचर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब अपने स्टेट ऑफ इंडस्ट्री का बात करें तो जनाब स्टेट ऑफ इंडस्ट्री और भी खराब है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन तो हो रहा था, सब एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल तो इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, गवर्नमेंट कंट्रोल। आज अगर कहीं पर भी हो तो प्राइवेट सेक्टर के पास देखो इतना पैसा नहीं है कि वो एक इंडस्ट्री चालू कर दे, नहीं, गवर्नमेंट शुड डू दैट। ब्रिटिश ने यार एज सच कोई इंसेंटिव लिया ही नहीं, और अगर लिया भी, अब आप लोग बोलोगे सर रोड बनाया, रेलवे बनाया, अरे तो अपने लिए बनाया, ब्रिटिश ट्रूप्स मूव कर सके, ब्रिटिश का प्रोडक्ट्स मूव कर सके फॉर ट्रेड, उसलिए बनाया। कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया था बाय द ब्रिटिश काउंसिल टू इंप्रूव द इंडस्ट्रियल स्टेटस ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को याद रखने का हम लोग 5 पॉइंट के अंदर इसको पढ़ते हैं, और इसका शॉर्टकट है दोस्तों लाइट, LIGHT, लाइट।
जैसे एग्रीकल्चर के अंदर 3 तरीके थे, यहां पर 5 सिचुएशंस थे जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हुए, या जो इंडस्ट्री का सिचुएशन दिखाता उस समय, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री दिखाता उस सिचुएशन को। 5 है। लाइट, लो लेवल ऑफ जीडीपी, एल आई इनएडिक्वेट रोल ऑफ गवर्नमेंट, जी गॉट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स, एच ह्यूज कंपटीशन, एंड टी टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। तो लाइट क्या है? इंडस्ट्री का स्टेटस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। लाइट इज द कोड वर्ड फ्रेंड्स, याद रखिएगा, लाइट इज द कोड वर्ड। ओके, याद रखने में इजी होगा। कम ऑन, सुनिए अब आप लोग। आइए बात करते हैं हम लोग लिमिटेड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी का। अगर फ्रेंड्स आप लोग यहां पर ध्यान से देखो, तो आप लोग क्या देख रहे हो साहब? एग्रीकल्चर अप्रोक्सीमेटली 75% इंडिया के इनकम का कंट्रीब्यूट करता था, इंडस्ट्रीज 1/6 लगभग 17% कंट्रीब्यूट करती थी। दिख रहा है आप लोगों को? तो मैंने कहा ना कि इंडस्ट्रीज का स्टेट क्या था ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, तो पहला था एल, लिमिटेड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ना के बराबर कंट्रीब्यूशन। और दुख का बात यह है ना कि आज भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन, वेयर वी स्टैंड टुडे, आज भी बहुत ज्यादा नहीं है, आज भी 20-21% के आसपास ही पहुंचा है। सो इट्स नॉट समथिंग दैट वी हैव इंप्रूव्ड ग्रेटली अपॉन, नो सॉरी। पहला पॉइंट तो ये जो डिस्क्राइब करता है इंडस्ट्रीज का स्टेटस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। दूसरा आई, लाइट में आई, इनएडिक्वेट रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ब्रिटिश सेक्टर या ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में सिर्फ पावर जनरेशन, रेलवेज और कम्युनिकेशन, वो भी क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का मदद होता था इससे। पावर जनरेशन, ब्रिटिश के वो जो लॉर्ड्स होते थे ना, हैं, वो लोग का आराम के लिए पावर चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रूप्स का रेलवेज चाहिए, और एक जगह से दूसरा जगह ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश हुकूमत अपना ऑर्डर फैला सके, इसलिए कम्युनिकेशन चाहिए। बस ब्रिटिश को इससे मतलब था। इंडिया का आयरन, स्टील, तेल लेने गया, वो तो बाद में टाटा साहब और ये लोग जब आए तब इंडिया में स्टार्ट किए स्टील और ये सब का काम। पढ़ेंगे, वो भी नीचे में है, डोंट वरी। 1907 का बात कर रहा हूं मैं, जब इंडिया में इंडस्ट्रीज बैठने लगी, 1907, 1910, उस दौरान आप सोचिए 1800, 1900 में यह हाल। तो लाइट के अंदर अगर हम लोग समराइज करें इंडस्ट्रीज का स्टेटस को, तो लाइट में पहला था जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 1/6 टू द नेशनल इनकम। प्राइवेट सेक्टर कोई रोल ही नहीं प्ले कर रहा है। तीसरा जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक दिक्कत था, वो था गॉट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। इंडिया गॉट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। सर देखिए, 2 तरीके के गुड्स होते हैं, एक होते हैं कैपिटल गुड्स और एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स। दोस्तों, कैपिटल गुड्स मतलब मशीन, कंज्यूमर गुड्स मतलब जो अल्टीमेट कंज्यूमर परचेज करे, कपड़े, फूड, है ना, चिप्स। इंडिया में कंज्यूमर गुड्स बहुत ज्यादा थे, मतलब अल्टीमेट प्रोडक्ट। पर कंज्यूमर गुड्स तो बनाने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए होता है उसको कैपिटल गुड्स बोलते हैं। इंडिया में उसकी कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश जानता था कि अगर इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज आने लगे, मतलब इंडिया में अगर मशीन्स तैयार होने लगे, तो इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। इंडिया ब्रिटिश हुकूमत पर डिपेंडेंट ही नहीं रहेगा। और ब्रिटिश चाहते थे कि इंडिया ब्रिटिश पर डिपेंडेंट रहे। ब्रिटिश तो चाहते ही थे कि इंडियंस ब्रिटिश पर डिपेंडेंट रहे। तो इन्होंने कोई हेल्प नहीं किया ब्रिटिश ने कि इंडिया में आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री बैठा दे, मशीन्स बैठा दे, जिससे इंडिया का भी प्रोडक्शन बढ़ जाए। याद रखना, कोई भी इकोनॉमी रियल लाइफ में ग्रोथ तब करता है, तब नहीं जब उसमें कंज्यूमर गुड्स बढ़ता है, जब उसमें मशीन्स बढ़ता है, यानी कि जब उसमें कैपिटल गुड्स बढ़ता है। क्योंकि कैपिटल गुड्स का बढ़ना मतलब इंडिया का औकात बढ़ना, पोटेंशियल बढ़ना, कैपेसिटी बढ़ना, जो कि इंडिया में कम था। तो अभी तक लाइट के अंदर हम लोग LIG पढ़े हैं, लो लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। आई मतलब इनएडिक्वेट रोल ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर। जी मतलब गॉट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। एच, पहले एच पढ़ेंगे फिर टी पढ़ेंगे। एच मतलब ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। इंडिया में हाथ से गुड्स बनते थे, हैंडीक्राफ्ट,
और इनको कंपीट करना पड़ता था ब्रिटिश की मशीन से। ब्रिटिश के मशीन ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाते थे, पहली बात। दूसरी बात, सस्ते होते थे। इस वजह से बेचारों को, इंडियन क्राफ्ट्समैन को बंद करना पड़ा अपना काम, और क्या तो एग्रीकल्चर में शिफ्ट होना पड़ा या बिना नौकरी के रहना पड़ा। इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट एक टाइम पे वर्ल्ड में ब्रांड माना जाता था, खत्म हो चुका था बिकॉज ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स। तो LIGHT में हम लोगों ने क्या पढ़ा? L पढ़ा, I पढ़ा, G पढ़ा, H पढ़ा। L क्या था सर? लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इनकम। I मतलब इनएडिक्वेट रोल ऑफ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर। G मतलब गॉट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। H मतलब ह्यूज कंपटीशन हैड टू बी फेस्ड फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। एंड T का मतलब टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। आपको पता ही है जो टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी का मतलब। अच्छा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप लोग सुन लो और लिख लो इफ पॉसिबल। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है दोस्तों, जहां पे एक कंट्री कोशिश करती है कि एक जगह का इंडस्ट्रीज बंद हो जिससे दूसरे जगह इंडस्ट्रीज खुल सके। ब्रिटिश का क्या इंटेंशन था? इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो बंद होना चाहिए, तभी तो ब्रिटिश का इंडस्ट्रीज काम कर पाएगा। सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ पॉलिसी of destroying industries of a particular place or a country in order to reinforce or grow the industries of some other place or country. फिर से, deindustrialization is a policy wherein attempt is made to destroy the industries of one country or a place to improve the industry of another country or place. और ब्रिटिश का दो पॉलिसी था, आपको मैं पहले से बता रहा हूं, क्लास के शुरुआत से बता रहा हूं। पहला क्या? इंडिया को रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्टर बनाओ, और दूसरा, इंडिया को अपना फिनिश प्रोडक्ट मतलब ब्रिटिश का फिनिश प्रोडक्ट का मार्केट बनाओ, मतलब ब्रिटिश का फिनिश प्रोडक्ट को इंडिया में लाके बेचो। रिड्यूस इंडिया टू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स और कन्वर्ट इंडिया टू इंपोर्टर फॉर चीप फिनिश प्रोडक्ट्स। जस्ट इमेजिन। और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की वजह से डिक्लाइन हुए, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, और ब्रिटिश का जो चीप प्रोडक्ट्स था बिकॉज मशीन ज्यादा बनाते थे, इंक्रीज हुआ। ये लाइट दिखाता है इंडस्ट्रीज का सिचुएशन। 5 है LIGHT, लो लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम। I का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इनएडिक्वेट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। G मतलब गॉट कंपटीशन फ्रॉम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। H मतलब ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। एंड T का मतलब डू फॉर टी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। डियर फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर का हालत और इंडस्ट्रीज का हालत मैं बता चुका हूं। बात यहां तक क्लियर है क्या? यो और नो एवरीवन? और अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज थ्रो योर क्वेश्चंस एट मी, फटाफट एवरीवन। रिस्पॉन्ड फास्ट मेट्स। यहां से समझ के नहीं जाना आप लोगों को, इस क्लास से लर्न करके जाना है। सुनिए अब अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। अब यहां पर ये चेन इफेक्ट है। चेन इफेक्ट का मतलब कि जितने भी फोर्सेस आपने पढ़े ना लाइट के, सब एक दूसरे की तरफ काम कर रहे हैं। ब्रिटिश का था टू फोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। टू फोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से इंडियन गुड्स को कंपटीशन फेस करना पड़ता था मशीन गुड्स से। मशीन गुड्स से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स इंडिया में कम थे, इंडस्ट्रीज कम थी। इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं रहा, प्राइवेट सेक्टर कुछ भी नहीं कर रहा था इंडिया में। और प्राइवेट सेक्टर क्योंकि कुछ नहीं कर रहा था तो इंडिया का जीडीपी या एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी कम रहा। मतलब इट्स कॉल्ड चेन इफेक्ट, वन थिंग लीडिंग टू द अदर। तो अभी तक फ्रेंड्स हम लोगों ने दो तरीके से ब्रिटिश ने किस तरह से डिस्ट्रॉय किया या क्या स्टेटस पर ला दिया था, दो सेक्टर्स को हमारे, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस किया एग्रीकल्चर सेक्टर, और एक हम लोगों ने, जैसा कि आप लोग जानते हो, डिस्कस किया इंडस्ट्रियल सेक्टर।
ठीक है। एग्रीकल्चर में 3 तरीके यूज किए, फोर्स कमर्शियलाइजेशन, जमींदारी सिस्टम और लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इधर पे लाइट, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इनएडिक्वेट रोल, हाँ, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, लो लेवल ऑफ ग्रोथ, टू फोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। अब आते हैं फॉरेन ट्रेड पर। देखिए, मैंने तो आपको फॉरेन ट्रेड में बताया ही कि इंडिया ब्रिटिश के आने से पहले 27% कंट्रीब्यूट करता था। यहां पे भी मैं वही लिख रखा हूं कि इंडिया वॉज इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम्स। पर ब्रिटिश का जो पॉलिसीज था वो खतरनाक। क्या करता था मालूम है ब्रिटिश? अगर इंडिया का बना हुआ कोई प्रोडक्ट इंडिया विदेशों में बेचना चाह रहा है ना, ब्रिटिश उस पर 50% टैक्स लगा दिया। ब्रिटिश में मान लो इजिप्ट से कोई 1000 रुपए का प्रोडक्ट उस समय खरीद रहा है, ब्रिटिश उस पर 50% टैक्स लगा दिया अगर वो इंडिया का है। पर उसी प्रोडक्ट का ऑल्टरनेटिव मशीन से बना हुआ अगर ब्रिटिश का खरीदेगा तो नो टैक्स। तो अब नेचुरली वो जो इंपोर्टर है वो तो देखेगा ब्रिटिश का प्रोडक्ट सस्ता है, वो ब्रिटिश का प्रोडक्ट खरीद लेगा, वो क्यों माथा लगाएगा इंडियन का प्रोडक्ट्स पे। इस वजह से इंडिया का ट्रेड खत्म हो गया, हालत खराब हो गया इंडिया का ट्रेड का। अगर इंपैक्ट ऑन फॉरेन ट्रेड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया पढ़ना है तो द कीवर्ड इज डिम। डिम मतलब कम हो जाना, और दैट इज द शॉर्टकट फॉर यू ऑल्सो। डिम, डिम में सबसे पहले डी का मतलब ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, दूसरा आई का मतलब इंडिया को बना दिया इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स, और एम मतलब मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ओवर द इंडियन मार्केट। आइए एक एक करके पढ़ाई करते हैं इनके बारे में। इंडिया जो इंपोर्ट करता था ना उस समय, उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था, तो इसकी वजह से इंडिया के पास पैसा ओवरऑल में आता था। आज अगर इंडिया 1000 रुपया का प्रोडक्ट बेचा, 500 का मंगाया, तो इंडिया का नेट सरप्लस तो 500 है ना। ये जो 500 रुपया इंडिया फॉरेन ट्रेड में कमा रहा था ना, ब्रिटिश इसको ब्रिटेन भेज देता था, ब्रिटेन का डेवलपमेंट के लिए, ब्रिटिश का डेवलपमेंट के लिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ, पैसा इंडिया का जा रहा है विदेशों में, ब्रिटेन में। हाँ, जो भी इंडिया प्रॉफिट करता था एक्सपोर्ट करके दुनिया भर में, उसको यूज किया जाता था ब्रिटिश का वॉर लड़ने के लिए, ब्रिटिश का एक्सपेंसेस पे करने के लिए। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, और क्या हो रहा है? डी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। आई, दोस्तों इंडिया बन चुका था इंपोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया जो कि कपड़े एक्सपोर्ट करता था, अब एक्सपोर्ट क्या करता था पता है? कपड़े बनाने के लिए कॉटन, वूल, रॉ सिल्क, शुगर, इंडिगो, जूट। जस्ट इमेजिन। और इंडिया क्या इंपोर्ट करने लग गया? कपड़े, मशीन्स। जस्ट इमेजिन। ये हो गया था प्रॉब्लम। और एम, ब्रिटेन एक और लॉ बना दिया था जिसके अंदर इंडिया का जो भी प्रोडक्ट बिकेगा ना, उसमें से लगभग 60% प्रोडक्ट ब्रिटेन जाता था, और कहीं बेच भी नहीं सकता किसी और फॉरेन कंट्री को, ब्रिटेन। और अलाउ भी होता था कुछ अदर कंट्रीज के साथ। तो कैसी कंट्रीज मालूम है? सिलोन, श्रीलंका, पर्शिया, ईरान, वो सब जगह। ऊपर से ब्रिटिश जो है सुएज कैनाल ही इसलिए 1869 में बनाया जिससे इंडिया और ब्रिटेन के बीच में डिस्टेंस कम हो जाए और ज्यादा ट्रेड बढ़ सके बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। जस्ट इमेजिन। देखिए सुएज कैनाल, देखिए आप लोग, देखिए एक बार। पहले क्या करना पड़ता था? मान लो मुंबई है, ऐसे आना पड़ता था ब्रिटिश को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और जैसे ही सुएज कैनाल बना, वो हेल्प किया ब्रिटिश को ये वाला पाथ फॉलो करने में। कौन सा वाला पाथ सर? ये वाला पाथ फॉलो करने में। इसकी वजह से ब्रिटिश के लिए और इजी हो गया इंडियन मार्केट्स को टैप करना, एक्सेस करना, पकड़ना। 1869 सुएज कैनाल। तो दोस्तों एक बार फॉरेन ट्रेड का क्या स्टेटस था एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर डिस्कशन को यहां वाइंड अप करेंगे। डिम, ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो भी एक्सपोर्ट सरप्लस आता था ब्रिटिश पे लिए जाता था। ब्रिटिश कैसे यूज करता था? अपना वॉर और ये सब को फंड करने के लिए। आई, इंडिया को बना दिया था इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। और एम,
मोर देन 50% ऑफ ट्रेड जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड होता था ब्रिटिश के साथ होता था, मोर देन 50%। बाकी पर्शिया और गल्फ ये अदर छोटी छोटी कंट्रीज के साथ होता था, सिलोन और ये सब। और 1869 में जब सुएज कैनाल स्टैब्लिश हुआ तब इंडिया और ब्रिटेन का डिस्टेंस और इजी और कम हो गया, ब्रिटिश के लिए और इजी हो गया इंडियन मार्केट्स को एक्सेस करना। ये था फॉरेन ट्रेड का हालत। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़े हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन। सभी को क्लियर है, यो और नो? प्लीज रिस्पॉन्ड फास्ट एवरीवन। ओके डियर फ्रेंड्स, हाँ गरिमा, देयर विल बी डायरेक्ट क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट वी हैव गॉट टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स, उसके बाद मैं क्वेश्चन क्वेश्चन खेलूंगा आपके साथ, डोंट वरी। जस्ट लर्न जस्ट अंडरस्टैंड द चैप्टर फर्स्ट, गैदर द चैप्टर फर्स्ट, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब बात करेंगे। ओके चलिए दोस्तों, सो दैट्स इट फॉर द डे, बाय बाय एवरीवन। ओके सो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, करेक्ट? इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जहां हम लोगों को पता चला था कि इस चैप्टर के एक्चुअली इस यूनिट के 3 पार्ट्स है। इंडिया का इकोनॉमी का स्टेट, इंडियन इकोनॉमी का स्टेट जो 1947 तक था, जो ब्रिटिश की वजह से हुआ, 47 से 1990 की में इंडिया की क्या जर्नी रही, और 1991 के बाद इंडिया कैसे चेंज हुआ। ये 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है हम लोग, जिसमें से पहला वाला पार्ट हम लोग कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आई रिपीट अगेन, यहां हम लोग पढ़ रहे थे कि इंडिया का क्या सिचुएशन हो गया था बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश। हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था कि कैसे इंडिया ब्रिटिश के आने के पहले प्राइमरीली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था और वर्ल्ड में एक मेजर एक्सपोर्टर था ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वेरी प्रोस्पेरस इकोनॉमी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया का फेमस था, पर जैसा कि आप लोगों को बताया हुआ है कि ब्रिटिश का इंडिया में आने का पर्पस सिंपल सा था। 2 फोल्ड पर्पस था ब्रिटिश का इंडिया आने का। पहला कि ब्रिटेन में हो रहा था 1850s 70s में रेवोल्यूशन, या रेवोल्यूशन बोलने से बेटर है मेरे को बोलना चाहिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, जहां पर फैक्ट्रीज बैठ रही थी, इंडस्ट्रीज बैठ रही थी, उनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। आज आप लोग सोचो ना, कोई भी मशीन को फिनिश प्रोडक्ट जनरेट करना है तो इट वांट्स अ रॉ मटेरियल, राइट? वो रॉ मटेरियल कौन देगा साहब? वो रॉ मटेरियल का जो सोर्स था, यस यू गेस्ड इट करेक्ट, कि वो रॉ मटेरियल का सोर्स इंडिया को बनाए। अच्छा, अब जो फिनिश प्रोडक्ट बन भी गया वो भी माल इंडिया में बेचे, ये ब्रिटिश का इंटेंशन था। और मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश की जो भी पॉलिसीज इंडिया में रही वो काफी सेल्फ सेंटर्ड रही, मतलब ब्रिटेन पर फोकस्ड रही। और उसकी वजह से जो सिचुएशन है, हम लोग को 5 सेक्टर्स में देखना पड़ा। मतलब ये जो इंपैक्ट किया ब्रिटिश की पॉलिसीज, वो 5 सेक्टर्स को किया, जिसके अंदर अगर आप लोगों को याद हो माय डियर फ्रेंड्स, तो हम लोग पहला तीनों सेक्टर पढ़ चुके थे हमारे लास्ट क्लास में। आज हम लोग ये खत्म करेंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? सो सर चलिए एक बार रिवाइज कर लें कि ब्रिटिश की पॉलिसीज की वजह से हर सेक्टर में क्या बदलाव आए और कैसे वो एडवर्सली इंपैक्ट हुआ। आइए बात करते हैं।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर का, क्योंकि इंडिया लार्जली आज भी एग्रीकल्चरल कंट्री है और उस समय तो 85% ऑफ द कंट्री एग्रीकल्चर फील्ड्स पे काम करता है। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का जो एग्रीकल्चर का सिचुएशन है वो ब्रिटिश के पहले भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, पर ब्रिटिश ने भी आकर कुछ बेटर नहीं किया बल्कि हद से बदतर कर दिया और खराब कर दिया। अच्छा, अब ये खराब कैसे किया ब्रिटिश ने, मैंने आप लोगों को बताया था ये तीनों सिस्टम्स के थ्रू। LFL, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर ब्रिटिश ने क्या इनकॉर्पोरेट किया फ्रेंड्स, ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस कर दिया जमींदारी सिस्टम। क्या, जमींदारी सिस्टम। अब ये जो जमींदारी सिस्टम होता था इसमें होता क्या था कि ब्रिटिश जमींदार लोग को डिक्लेयर कर देता था एज ओनर्स ऑफ द लैंड। ब्रिटिश जमींदार लोग को डिक्लेयर कर देता था एज ओनर्स ऑफ द लैंड। अब जो जमींदार है ना, अब जो जमींदार है वो कलेक्ट कर रहा था अपना रेंट। किससे कलेक्ट कर रहा था जमींदार, जमींदार पीजेंट्स को काम पे लगाता था, उनसे हाई रेंट लेता था, कुछ हिस्सा खुद रख देता था और जमींदार बाकी का हिस्सा जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंचाता था। ये बात मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, यस, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में मैंने आप लोगों को बताया ये बात। ये था पहला तरीका ब्रिटिश ने एग्रीकल्चर को कैसे खराब किया। दूसरा, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सर इंडिया एक ऐसा देश था जो हंग्री था इन टर्म्स ऑफ फूड रिक्वायरमेंट्स। हाँ, इंडिया का भूख खत्म नहीं हो रहा है और ब्रिटिश इंडिया को मजबूर कर रहा था कैश क्रॉप्स बनाओ। कैश क्रॉप्स बनाओ मतलब, कैश क्रॉप मतलब वो क्रॉप्स जिनको बेचा जा सके फॉर अ कैश रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब किसान उस समय चाहते थे कि भाई आटा दाल चावल बनाए जिससे हमारा पेट भरे, इंडियंस का। ब्रिटिश जबरदस्ती, हाँ, ब्रिटिश जबरदस्ती क्या करता था मालूम आप लोगों को, नहीं डाई बनाना पड़ेगा, इंडिगो बनाना पड़ेगा। जो नहीं कर रहा था मैंने आपको बताया था उंगलियां काट देते थे, ऐसा तो ट्रीटमेंट था। इस वजह से एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हो गया, जिससे इंडिया को काफी बार फमाइंस, भुखमरी का शिकार बनना पड़ा और लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ब्रिटिश ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया हमारी कंट्री में, कोई भी स्टेप लेकर हमारी कंट्री की एग्रीकल्चरल सिचुएशन को इंप्रूव करने का। ना इरिगेशन फैसिलिटीज, ना कोई मशीन, ना कुछ, कोई सपोर्ट नहीं हमारे फार्मर्स को, हमारे पीजेंट्स को। सच वाज द कंडीशन, सच वाज द कंडीशन जो ब्रिटिश ने हमारी कंट्री का कर दिया था, कि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर का कर दिया था। तो ये तो था माय डियर फ्रेंड्स एग्रीकल्चर का जो सिचुएशन था ब्रिटिश के दौरान। फिर अगर हम लोग इंडस्ट्रीज की बात पर अगर लाइट थ्रो करें तो ये लाइट ही कोड वर्ड भी है, लाइट ही कोड वर्ड भी है कि क्या था सिचुएशन ऑफ इंडस्ट्रीज व्हाइल ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया। जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के गया, एक मैंने क्या कहा था, कोड वर्ड है लाइट, LIGHT, एल, लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू GDP। सर जो हमारा नेशनल इनकम था कंट्री का, इंडस्ट्रीज उसका 15 से 20% कंट्रीब्यूट करता था, मेन एग्रीकल्चर से आता था। और ब्रिटिश ने भी कोई एफर्ट्स नहीं लिया कि इंडस्ट्री सेटअप करवाए हमारी कंट्री में। इनएडिक्वेट रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, कोई स्टेप नहीं लिया गया। खाली जो ब्रिटिश इंडस्ट्री सेटअप करवा रही थी वो अपने स्वार्थ के लिए, क्या तो रेलवेज और ये सब सेट करवा रही थी। गॉड शॉर्टेज, जी मतलब गॉड शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। आज कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री तब प्रोग्रेस करता है जब वहां पर मशीन्स जो कंज्यूमर गुड्स बनाए वो ज्यादा बढ़े। ब्रिटिश क्या चाहता था कि हम लोग हमेशा ब्रिटिश के ऊपर डिपेंडेंट रहे कैपिटल गुड्स के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कैपिटल गुड्स पे इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, अगर इंडिया खुद की मशीनें बनाने लग गया तो इंडिया का प्रोडक्टिव कैपेसिटी अपने आप बढ़ने लगेगा, ब्रिटिश का काम ही खत्म हो जाएगा। तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, ब्रिटिश चाहते ही नहीं थे कि हमारे यहां पर कैपिटल गुड्स आए, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री आए। याद करो, मैं बता दे रहा हूं फिर से, दो तरीके के गुड्स होते हैं, कैपिटल और कंज्यूमर। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो अल्टीमेट कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा। हाँ, ये कपड़ा, ये शर्ट, ठीक है, ये फोन जो आपको दिख रहा है। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होता था फ्रेंड? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इस कपड़े को बनाने के लिए मशीन चाहिए होता है, उस मशीन को कैपिटल गुड्स बोलते हैं फ्रेंड्स, उस मशीन को कैपिटल गुड्स बोलते हैं। अच्छा सर ये मामला है, जी हाँ फ्रेंड्स ये मामला है, जी हाँ फ्रेंड्स ये मामला है। तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री सर हमारी कंट्री में होते गए। और बताइए सर आप,
ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स। दूसरी तरफ हमारे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था वो ब्रिटिश का मशीन से बनाया हुआ सस्ता सामान से कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि एक तो हम लोग हाथ से सामान बनाते थे तो सामान कम बनता था, और दूसरा कम क्वांटिटी में बना पाते थे। ब्रिटिश तो यार मशीन से बनाता था, ज्यादा बनता था, पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ता था, तो ह्यूज कंपटीशन। और एक और ऑब्जेक्टिव या एक और जो काम किया ब्रिटिश ने वो था टू फोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। सर इसका मतलब एक तरफ से तो टू फोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी का मतलब है एक तरफ से तो ब्रिटिश ने इंडिया को एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड से एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बनाया, और दूसरी तरफ इंडिया को अपने फिनिश गुड्स का अपने मतलब ब्रिटिश से बनाए हुए फिनिश गुड्स का इंपोर्टर बनाया। ये था टू फोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी। तो ये LIGHT माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन ऑन व्हाट डू वी कॉल इट, इंडस्ट्रियल सेक्टर का हालत। सर ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब दोस्तों एक ऐसी पॉलिसी जहां पर एक कंट्री कोशिश करती है दूसरी कंट्री का इंडस्ट्रीज को खराब करने का, जिससे ओरिजिनल कंट्री जो है या मेन कंट्री जो है, प्रीवियस कंट्री जो है, उसका इंडस्ट्रीज बेटर कर पाए। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, ब्रिटिश चाहते थे ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज अच्छा करे, इस वजह से इंडिया की इंडस्ट्रीज को तोड़ना जरूरी था। हैंडीक्राफ्ट गुड्स पे टैक्स लगाना, ठीक है, फोर्स करना कि भाई कमर्शियलाइज करो एग्रीकल्चर को। इससे क्या हुआ? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड, एग्रीकल्चरल सेक्टर भी और खराब हो गया। जो फिनिश गुड एक्सपोर्ट करती थी कंट्री इंडिया, वो अब रॉ मटेरियल की एक्सपोर्टर बन के रह चुकी थी। तो याद रखना, अगर कोई पूछ ले व्हाट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसका मतलब है सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री एट वन प्लेस एट द कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री एट अनदर प्लेस। मतलब एक जगह इंडस्ट्रीज बंद करवाना जिससे वो कहीं और सेटअप हो सके, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओह, और जहां तक बात फॉरेन ट्रेड का, माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए हैं कि ब्रिटिश के एंटर करने से पहले इंडिया लगभग वर्ल्ड ट्रेड का 27% प्रोडक्ट्स बेचता था, जस्ट इमेजिन। और व्हाट आफ्टर द ब्रिटिश सर, यू ऑल नो एवरीबॉडी वेल, यू ऑल नो एवरीवन वेल कि 27% से इंडिया वर्ल्ड के में इंडिया का शेयर केवल 3% रह गया, 3%। वर्ल्ड में इंडिया मेजर एक्सपोर्टर हुआ करता था, 27% का ट्रेड से सीधा 3% पे जा गिरा इंडिया। जस्ट इमेजिन फ्रेंड्स द काइंड ऑफ पेन इंडिया फेल इनटू। और ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी वो रेस्ट्रिक्टिव थी, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट इधर नहीं कर सकता उधर नहीं कर सकता, और इंडिया को यहीं से इंपोर्ट करना है, ये सारी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। ये मैंने बताया था 3 पार्ट्स में, डिम, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। जो भी इंडिया पैसा कमाता था, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट करके जो भी पैसे कमाता था, वो ब्रिटिश के फायदे के लिए यूज होने लग गया। ब्रिटिश वॉर जो लड़ता था, कहां कहां पोलैंड और कहां कहां जाके लड़ाई कर रहा था, उसमें यूज कर रहा था पैसे इंडिया के कमाए हुए। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये तो मैं सेकंड पॉइंट बता ही दिया कि इंडिया को इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना दिया और एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया। और फाइनली मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, एकमात्र ब्रिटिश इंडिया को कंट्रोल करने लग गया था। फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे ब्रिटिश ने सुएज कैनाल प्लान किया। सुएज कैनाल से क्या हुआ ना, काफी डिस्टेंस इंडिया ब्रिटिश का इंडिया में आने का कम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट इफेक्टिव बनने लग गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो क्या था? वो था कि हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज किया है फ्रेंड्स। जितना भी रिवाइज किया है वो 3 सेक्टर्स के अंदर किया है। ब्रिटिश की वजह से इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर का हालत नंबर 1, इंडस्ट्रियल सेक्टर का हालत नंबर 2, ठीक है, और तीसरा किस सेक्टर का हालत? फॉरेन सेक्टर का हालत, जहां इंडिया एक 27% वर्ल्ड शेयर से 3% पे गिरा, एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल बना। कोडवर्ड क्या था इंडस्ट्रीज का? लाइट, और फॉरेन सेक्टर का डिम, DIM, डिम। लाइट डिम हो गया, ये याद रखना, लाइट डिम हो गया, कम हो गया लाइट। तो लाइट डिम हो गया तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी लाइट याद रह गया, और डिम भी आपको याद हो गया फॉरेन सेक्टर का। माय डियर फ्रेंड्स, इससे मैंने रिवाइज करवा दिया लास्ट डे तक का स्टफ। फ्रेंड्स, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, यो और नो? कोई पॉइंट आप लोग फिर से पूछना चाहते हो, यो और नो? और अगर नहीं तो फिर मैं स्टार्ट करता हूं आप लोग का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। कम ऑन फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स।
कम ऑन एवरीबॉडी। ओके वंशिका, अनुभव, हितेश, विष्णु, सबको रिस्पॉन्ड करिए, ठीक है। ओके रोशनी, चलो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं और अब हम लोग डिस्कशन करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का। अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का ना, तो अब आप लोग को समझना पड़ेगा कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है साहब कि आप काम क्या कर रहे हो, मतलब इंडिया में लोग काम क्या कर रहे हैं। आज आप लोग एक चीज मान लीजिए दोस्तों, और ये चीज आपको अग्री करना पड़ेगा कि सर कोई भी कंट्री में अगर मेन ऑक्यूपेशन मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस है, तो मतलब उस कंट्री में एडुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कंट्री का इनकम का हालत अच्छा होगा। अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। पर आप लोग को अगर मैं बताऊं कि कोई कंट्री प्राइमरीली एग्रीकल्चर पर निर्भर है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो मैं ये नहीं कह रहा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करना खराब है, पर मैं ये बोल रहा हूं कि सिर्फ और ज्यादातर एग्रीकल्चर पे अगर कंट्री का इनकम डिपेंड करेगा तो वो कंट्री अंडर डेवलप्ड या जिसको बोल सकते हैं डेवलपिंग, वही स्टेटस पे रहेगी। सर समझ में आ गया मैं आपकी बात, मैं बोला तब चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अपने लोग एक एक करके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। देखिए आज कोई भी जो ऑक्यूपेशन है, मैंने आपको कहा वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। एग्रीकल्चर जिसको अपने प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जिसको अपने सेकेंडरी बोलते हैं, और सर्विस जिसको टर्शियरी बोलते हैं। प्रॉब्लम था कि इंडिया वाज मेनली डिपेंडेंट अपॉन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। देख लीजिए आज सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना है। ब्रिटिश के दौरान 75% आपका निर्भर करता है एग्रीकल्चर पे, मैन्युफैक्चरिंग पे लगभग 10-15%, सर्विसेज का भी सेम हाल। आज अगर सर्विसेज और इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन लो है, इसका मतलब कंट्री अंडर डेवलप्ड है, ये बात मान लीजिए। सर्विस सेक्टर का भी ऊपर जाता है जब कंट्री में एडुकेटेड लोग बढ़ते हैं। आज के डेट पे इंडिया का देख लीजिए, लगभग 60% इनकम इंडिया का, 60 से 65% इंडिया का आज सर्विस सेक्टर है। अब ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है ना, अब ये येलो वाला जितना बड़ा हो चुका है लगभग, क्यों? क्योंकि एडुकेटेड लोग अब आए हैं कंट्री में, एडुकेशन बढ़ा है कंट्री में, एडुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है कंट्री का। ओह, तो ये बात है सर। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ये बात है। अच्छा, अभी आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताया जाए। एग्रीकल्चर के केस में अगर हम लोग बात करें, एग्रीकल्चर के केस में भी सर ऐसा नहीं है कि इंडिया पूरी तरह से एग्रीकल्चर में अच्छा था, मतलब पूरा का पूरा इंडिया ही एग्रीकल्चर में महान था। गलत। इसमें भी अनबैलेंस ग्रोथ था एग्रीकल्चर में भी। बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, ये सब जगह लेबर ही नहीं था, वर्कफोर्स ही नहीं था। और टू दी कॉन्ट्रारी उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, ये सब में वर्कफोर्स बहुत ज्यादा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर सेक्टर का अनबैलेंस ग्रोथ हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है वो डावाडोल हो गया, टेढ़ा बाका हो गया। ओह सर, ये बात है। जी हाँ बिल्कुल ये बात है फ्रेंड्स। अगर मुझे कोई बोलता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में बात करने, सुनिए सबसे पहले सुनिए। तो सर ये जो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर इतना ही मेन बात है। जी हाँ, सेकेंडरी और सर्विस पर ध्यान नहीं दिया गया था, बाकी तो ये है, बाकी तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सर ये था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि प्राइमरीली एग्रीकल्चरल था कंट्री। अब हम लोग बात करते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ठीक है ना। हम लोग किस किस हेड्स के अंदर पढ़ने वाले थे? एग्रीकल्चर फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया था सर, फिर हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर का हालत पढ़ा, फिर फॉरेन सेक्टर का पढ़ा, अभी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। अब फिफ्थ हेड के अंदर जा रहे हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल। सर डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब सर ये डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? माय डियर फ्रेंड्स, जिसको नहीं पता है आप लोग जान लो या लिख लो। डेमोग्राफी का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन को स्टडी करना, स्टडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन को स्टडी करने को अपने डेमोग्राफिक्स बोलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? बर्थ रेट,
डेथ रेट, सेक्स रेशियो, मेल टू फीमेल रेशियो जिसको बोलते हैं, ये सब चीज। आइए एक एक करके हम लोग इसका भी एनालिसिस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अपने लोग डेमोग्राफिक प्रोफाइल को पढ़ें तो इसके लिए जो शॉर्टकट है वो है PILL पिल। PILL पिल मतलब इसमें हम लोग अलग अलग चीज का एनालिसिस करेंगे। आइए, P से पॉवर्टी, I से इलिटरेसी, L से लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज, और वापस से L से लो पॉपुलेशन ग्रोथ। आइए एक एक करके बात करें हम लोग इसके बारे में। सबसे पहले पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी का सिचुएशन, डेमोग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ रहे हैं, कंट्री के पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनना आप लोग। पहला P का मतलब है पॉवर्टी। सर हमारी कंट्री वॉज एक्सटेंसिवली पुअर। आप बोल सकते हो कि 90% ऑफ द कंट्री वॉज पुअर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वेरी लो, लोग 2 टाइम खाना खा पाते थे। मतलब ये सब चीज पता चलता है अलग अलग किताबों से। तो पॉवर्टी के बारे में तो यही है सर। आई, इलिटरेसी, हाँ इसके बारे में एक्यूरेट डेटा है कि कंट्री इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी वाज वेरी बैकवर्ड। एक एक बात आप समझना, एक होता है लिटरेट होना और एक होता है एडुकेटेड होना। हमारी कंट्री का ऐसा हालत था कि लिटरेसी में भी हमारी कंट्री का एवरेज रेट 16% था उस समय। आज लगभग 70% है। मैं आज का डेटा भी लिखा हूं नीचे में, पर 16% था उस समय, जिसमें फीमेल या विमेन के केस में सिर्फ 7% लिटरेसी रेट। जस्ट इमेजिन, खाली 16% लोग लिटरेट। और आपको पता है लिटरेट और एडुकेटेड होने में फर्क है। एडुकेटेड होने का मतलब है कि आपको कोई ऐसा नॉलेज है, ऐसा चीज का नॉलेज है जिससे आप अपना प्रोफेशन को या किसी भी चीज को आगे बढ़ा सको, वो होता है एडुकेटेड। एक पर्सन एक पर्टिकुलर डिग्री तक पहुंच गए आप, एक पर्टिकुलर डिग्री हासिल कर लिया आप, उसको बोलते हैं एडुकेटेड। अगर आप लोग से मैं बात करूं एडुकेशन का नहीं, इन टर्म्स ऑफ इलिटरेसी, लिटरेसी का मतलब होता है, एडुकेशन का मतलब समझ में आ गया। लिटरेट होने का मतलब है कि अगर कोई भी एक लैंग्वेज में आप अपना नाम ठीक से लिख सको, एक लैंग्वेज पढ़ सको, बस उसको लिटरेट बोलते हैं। सोचो, मतलब एक लैंग्वेज पढ़ सके खाली और लिख सके, उतना हमारी कंट्री में 16% लोग थे। आप लोग एक बार अंदाजा लगा पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? एडुकेटेड तो भूल जाओ, एडुकेटेड तो 3 या 4%, 1 या 2-3% थे। मैं बात कर रहा हूं लिटरेट का। सोचिए आप लोग, 16% लोग खाली लिटरेट थे कंट्री में, जिसमें विमेन वेर 7%। मतलब विमेन का अगर एवरेज देखें तो 7%। तो खैर जो भी है, पिल में पी का मैं बता दिया आपको एक्सटेंसिव पॉवर्टी, आई में मैं बता दिया एक्सटेंसिव इलिटरेसी, एल लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। सर हमारी कंट्री में जो है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज मतलब हॉस्पिटल्स जिसको बोलते हैं, हेल्थ केयर यूनिट्स जो बोलते हैं, जिसको हम लोग क्लिनिक्स जो बोलते हैं, नहीं थे सर, या थे तो इनएडिक्वेट थे कंसिडरिंग द पॉपुलेशन। इसकी वजह से इंडिया में लोग वाटर, एयरबोर्न और कितनी डिजीजेस का शिकार हुए हैं। आपको पता उस समय का जो एवरेज होता था लोगों का, वो होता था लगभग 40। मतलब समझ रहे हो, एक इंसान लगभग जब 40 ईयर्स का हो जाता था उसका डेथ हो जाता था। जस्ट इमेजिन, आज की डेट पर वो 68 है करीब। 68 इज ऑल्सो नॉट बिग। जापान में 81, 82 है। जापान में आज भी एक इंसान 81 की एज तक एवरेज जीता है। जो यहां पर आज भी इंडिया में 68 है। खैर आज का तो क्या बोले, उस समय ब्रिटिश टाइम पे 40 था। हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड नहीं, और लो पॉपुलेशन ग्रोथ। उस समय माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो हमारा पॉपुलेशन ग्रो कर रहा था, हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन ग्रो कर रहा था, वो कम रेट से ग्रो कर पा रहा था। तो वो तो अच्छा हुआ ना सर? नहीं, लो पॉपुलेशन ग्रोथ का आप रीजन समझिए। सुनिएगा, लो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब आप समझिए। देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो आप देख लिए, लो पॉपुलेशन ग्रोथ होने का रीजन था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इंडिया में उस समय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज 218। सर ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट मतलब ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपना फर्स्ट बर्थडे, मतलब जो 1 साल के भी नहीं हुए और 1 साल का होने के पहले उनका डेथ हो गया। एवरी 1000, आउट ऑफ एवरी 1000 218 ऐसे बच्चे होते थे। जस्ट इमेजिन, आज के डेट में ऐसा ये नंबर 30 के करीब है। इट वॉज ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। सोचो, 218 बच्चे आउट ऑफ 1000,
वे आर डाइंग बिफोर अचीविंग 1 year ऑफ एज। ये रहा, देख लीजिए जो डेटा का हम लोग बात कर रहे थे ना, ये देख लीजिए 16% था पहले और अब है 74% लिटरेसी। फीमेल लिटरेसी 7% से 48%। फीमेल लिटरेसी बहुत इंप्रेसिव नहीं है, स्टिल द कंट्री नीड्स टू बक अप। पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखो 218, कितना सरप्राइजिंग फिगर है। मतलब 1000 में से ये तय था कि 218 बच्चों का डेथ हो जाएगा। आप लोग एक बार सोच लीजिए। और अब प्रेजेंटली कंट्री में 40 पर 1000 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 ईयर्स एक इंडिविजुअल का, और आज के डेट पर इंडिया में 68 ईयर्स है, जो भी मेरे को नहीं लगता वो इंप्रेसिव है, नॉट इंप्रेसिव कंसिडरिंग स्टेट कंट्रीज लाइक जापान एंड एवरीथिंग वेयर इट इज 70 और इट इज अराउंड 80 81। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आना पड़ेगा कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक्स डिस्कस कर लिया। डेमोग्राफिक्स में पिल, तो पॉवर्टी, पॉवर्टी के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा। लो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। लो पॉपुलेशन के साथ, लो पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ हम लोगों ने लैक ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में पढ़ा, हेल्थ का। और फिर इलिटरेसी आई में पढ़ा। ये समराइज डेटा रहा यहाँ पर नीचे में। अगर अपने बात करें इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो सर ये इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं सिंपल भाषा में बोल देता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है स्कूल्स का होना। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है रोड्स एंड रेलवेज का होना। ब्रिटिश खाली उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जो ब्रिटिश के लिए बेनिफिशियल था। सर मतलब आपका रोड्स एंड रेलवेज, टेलीग्राफ्स, पोस्ट। टेलीग्राफ्स क्यों? क्योंकि वो कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती थी वो सब जगह तुरंत फैलाने में काम आता था। रोड्स बनते थे जिससे आर्मी ट्रेवल कर सके, या ट्रांसपोर्टेशन ब्रिटिश का जो ट्रेड है वो हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दो तरीके से डिवाइडेड है, आप लोग बिल्कुल सही समझते हो। अच्छा, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वो पैसे जो इन्वेस्ट होते हैं कंट्री में, जिससे कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री में और कंजम्पशन बढ़ सके। दो तरीके से बांटे हुए हैं, इकोनॉमिक और सोशल। अगर आप लोग बात करो सोशल का, तो इसमें वाटर सप्लाई और एजुकेशन आ गया। इकोनॉमिक में रेलवे, ट्रांसपोर्ट और पावर, आरटीपी आ गया। अगर किसी को समझना है कि ब्रिटिश कितना स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी का, मतलब इस चीज का, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का केयर करता था, तो मैं आप लोगों को बोल देता हूं शॉर्टकट। इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर हालत जानना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कीवर्ड है केयर। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का केयर करता था। सी फॉर कम्युनिकेशन, ए फॉर वाटर, एयर एंड वाटर, आर फॉर रोड्स एंड ई एनकरेज रेलवेज। देखिए, सी फॉर कम्युनिकेशन, जहां तक बात है कम्युनिकेशन, मतलब ब्रिटिश अपना हुकूमत कैसे फैलाता था, टेलीग्राफ्स के थ्रू, सब अपने लिए। इंडियन जाए बाहर में, टेलीग्राफ्स। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट ट्राई किया, पर वाटर ट्रांसपोर्ट उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। इनलैंड वाटरवेज बहुत कॉस्टली लगा ब्रिटिश को। रोड्स, हाँ ब्रिटिश ने बहुत सारे रोड्स बनाए, पर हाँ जब रेनी सीजन होता था दे यूज्ड टू बी ब्लॉक। रेलवेज ब्रिटिश ने बहुत अच्छा, ये मैं बोलता हूं कि ये वन ऑफ दोस थिंग्स है जो ब्रिटिश के आने का पॉजिटिव्स है हमारी कंट्री में। एक लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कर लेंगे, जिसमें हमसे पूछा जाएगा व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या इंडिया सीख पाया ब्रिटिश रूल से, उसमें अपने लोग वो चीज देखेंगे। अच्छा सर, जी हाँ बिल्कुल। एक और बात, मेरा जो मटेरियल है वो मैंने अपलोड कर दिया है नोट्स को, ठीक है, इन द क्लासरूम, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 1 को। ठीक है, अब आप लोग सुनना। कम्युनिकेशन, आइए अब कम्युनिकेशन का हालत देखिए। क्या पढ़े हम लोग? केयर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या पढ़ना है? केयर, कम्युनिकेशन, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आर रोड्स, ई मतलब एनकरेज रेलवेज। देखिए अब आप लोग, कम्युनिकेशन में मैंने कहा ही आपको, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वेयर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स। क्यों? क्योंकि दे हेल्प इन, जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन है, दे हेल्प इन कम्युनिकेटिंग थ्रू आउट द कंट्री। तो पहला कम्युनिकेशन के अंदर ये हो गया। ठीक है, रोड्स, और हम लोग अगर बात करें रोड्स का, तो ब्रिटिश ने ऑल वेदर रोड्स कंस्ट्रक्ट किया था। लार्ज रोड्स ब्रिटिश एक टाइम पर नहीं बना पाए बिकॉज फंड शॉर्ट था। रोड्स को जो बिल्ड किया जाता था वो दो चीजों के लिए बिल्ड किया जाता था, क्या तो आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए अगर कोई दंगा हो गया हो, और या तो फिर रॉ मटेरियल्स या ट्रांसपोर्टेशन के, मतलब शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए। रेनी सीजन में शॉर्टेज ऑफ रोड्स
क्या होता था, ध्यान से सुनना, जब रेनी सीजन होता था रूरल एरिया डूब जाते थे पानी में, और कोई मदद के लिए भी नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि रोड ऐसे थे ब्रिटिश के टाइम पे, जो बारिश से भर गए तो पूरा ऊपर तक भर जाते थे। इसीलिए पीपल लिविंग इन द रूरल एरिया सफर्ड बैडली ड्यूरिंग नेशनल कैलामिटीज एंड फमाइंस, बैडली। हाँ, रेलवेज इज वन ऑफ दोज थिंग्स, वो इंडिया का बहुत हेल्प किया। कैसे सर? एक इंडियन पीपल को लेटर ऑन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प किया, और दूसरा इंडियन प्रोडक्ट्स को। हाँ, इंडिया को अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है, खास करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वो इंडिया को इधर से उधर बेचने में हेल्प किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात था। अगर बात करें एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट का, केयर के अंदर ए भी तो था। तो ब्रिटिश ने इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स बनाए थे। इनलैंड मतलब जो इंडिया के एक स्टेट को दूसरे स्टेट से पानी के थ्रू कनेक्ट करे, पर बहुत कॉस्टली था वो, अनइकोनॉमिकल था, टाइम कंज्यूमिंग था, इसीलिए कैनाल का कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया लेटर ऑन। तो ये केयर का डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सुन लेना एक बार बात को। ब्रिटिश के आने की वजह से कौन कौन सा सेक्टर्स के अंदर इंपैक्ट पड़ा? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फॉरेन, ठीक है, डेमोग्राफिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। करेक्ट सर, बात सही है। एक एक करके डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या पढ़े हम लोग। एग्रीकल्चर में पढ़े कि किस तरह से 3 पॉलिसी यूज किया ब्रिटिश। फोर्स कमर्शियलाइजेशन, जमींदारी सिस्टम जिसको लैंड रेवेन्यू सिस्टम बोलते हैं, और लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी बाय नॉट हेल्पिंग द कंट्री, एग्रीकल्चर के अंदर। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हम लोग पढ़े थे लाइट, लो कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर, जो इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन था, एग्रीकल्चर बोल रहा हूं, नेशनल इनकम पे इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स द नेशनल इनकम, वो लो था लाइट के अंदर। इनएडिक्वेट पब्लिक पार्टिसिपेशन हम लोग पढ़े आई में। तो इस तरह से हम लोग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़े। अब अगर आप लोग जीएसटी देखोगे, इधर देखो, ऊपर चल के एक बार वापस से गो अहेड कर लेते हैं। ये रहा, एकदम फर्स्ट पेज में मैं ले जा रहा हूं आप लोगों को। फर्स्ट पेज में ले जाने का एकमात्र कारण है कि आप लोगों को जो पूरा का पूरा डिस्कशन है वो एक जगह पे दिखा दिया जाए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। बोलिए सर आप। ये रहा, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स एंड टू फोल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, जिसके तहत अपना इंडस्ट्रीज तो सेटअप कर रहा था और हमारा डिस्ट्रॉय कर रहा था। ये भी कर लिया सर डिस्कस। फॉरेन ट्रेड में मैंने कहा था लाइट डिम हो गया, DIM, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। हाँ, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स बना दिया इंडिया को, और खुद का कंट्रोल ले लिया, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश। 50% से ज्यादा ट्रेड इंडिया का ब्रिटिश के साथ होता था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल में आपको पता है कि एग्रीकल्चर वाज द मेन एक्टिविटी विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर हम लोग डेमोग्राफिक्स का बात किए। डेमोग्राफिक्स में हम लोगों ने क्या कहा? पिल, पॉवर्टी, इलिटरेसी, लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ और लो पॉपुलेशन ग्रोथ। 218 per 1000 infant mortality rate, illiteracy 84%, literacy 16%, women literacy 7%। ठीक है, ये बातें हम लोगों ने करी। और फिर हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर केयर के बारे में बात किया। केयर में क्या क्या कवर किए सर हम लोगों ने? कम्युनिकेशन, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा कि क्यों टेलीग्राफ्स और ये यूज होते थे ज्यादा। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट फेल हो चुका था कॉस्टली होने की वजह से। रोड्स ऐसे तो बनाए थे पर लॉन्ग रोड्स नहीं बनाए थे ड्यू टू कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और रोड्स जाम हो जाते थे जिससे रूरल एरियाज को दिक्कत होता था रेनी एरियाज में, रेनी सीजन में। और एनकरेज रेलवेज विच वॉज अ गुड थिंग डन बाय द ब्रिटिश, नो डाउट। अब माय डियर फ्रेंड्स, जो लास्ट टॉपिक है, जो इस चैप्टर से लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा ये लोग आपसे। वो है व्हाट वाज द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि जो ब्रिटिश इंडिया में आया उसकी वजह से चलो नुकसान और दिक्कतें जो हुई वो तो पूरा चैप्टर में तुम लोगों ने पढ़ लिया, कुछ फायदा भी हुआ क्या? और अगर फायदा हुआ तो उसको बताओ क्या फायदा हुआ। मैं बोला उस फायदे का नाम है बेसिक, बेसिक फायदा हुआ। सर बेसिक फायदा का मतलब, अब मैं आप लोगों को इसको क्लासिफाई करके बता देता हूं। सबसे पहले समझना, बार्टर सिस्टम टू मॉनिटरी सिस्टम, इंडिया का फायदा नंबर 1। इंडियन इकोनॉमी जो बार्टर इकोनॉमी हुआ करती थी, सर बार्टर इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है, नो मनी इज देयर। इंडिया को समझ में आया कि मनी को होने से कितना आराम मिलता है, मनी के होने से एक्सचेंज करना या किसी भी चीज को बाई या सेल करना कितना ईजी होता है।
तो इंडियन इकोनॉमी बार्टर से मॉनिटरी सिस्टम पे जाना सीखे ब्रिटिश की वजह से। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक कंट्री कैसे चलता है इंडिया को पता नहीं था, इसी वजह से तो इंडिया 1750s में कैप्चर हो गया। आपको याद है इंडिया हमेशा से ही किसी ना किसी का शिकार बनते रहा है। पहले आप लोगों को याद आएगा वो इब्राहिम लोधी, लोधी डायनेस्टी, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े हो, वो सारी डायनेस्टीज आके कब्जा की, जिसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, इब्राहिम लोधी और ये सब आने लग गए। ये खत्म हुआ तो अपना मुगल अंपायर आ गया, मुगल अंपायर के बाद ब्रिटिश रूल आ गया। क्या हमारी कंट्री में क्या स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं थे, या हमारी कंट्री स्ट्रॉन्ग नहीं थी, रिच नहीं थी, पर सबको को अपना मतलब था। एक यूनाइटेड इंडिया के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। वो लास्ट बात यूनाइटेड इंडिया के बारे में 3 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट के बर्थ के 300 साल पहले पृथ्वीराज चौहान बोल रहा हूँ, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने किया था यूनाइटेड इंडिया का प्लान, और तब करके भी दिखाया था। और उसके बाद कितने साल हो गए, हजारों साल, और इंडियंस को कोई यूनिटी नहीं था। तो कभी कोई कैप्चर मार रहा है, कभी कोई कैप्चर मार रहा है। ब्रिटिश के आने की वजह से ये बुद्धि आया कि ब्रिटिश को देखा ये लोग कि किस तरह से गवर्न कर रहा है। लोकसभा राज्यसभा जो आज हमारी कंट्री में है वही तो है ब्रिटिश से लिया हुआ, अपर हाउस लोअर हाउस, कि कंट्री चलाते कैसे हैं वो ब्रिटिश से सीखा है। कंट्रीज चलाते कैसे हैं वो ब्रिटिश से सीखे। तो ब्रिटिश के आने का फायदा नंबर 2। तीसरा, स्प्रेड ऑफ रेलवेज। आपको पता है रेलवेज इज द वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स टू मैक्सिमम ट्रेवल बाय द पीपल इन आवर कंट्री। चौथा जो हम लोगों ने सीखा, जैसा कि मैं आपको बताया था, हम लोग जो इंडियंस लोग हैं ना, हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बहुत सुपर्ब थी, पर हम लोग को ये नहीं पता था कि प्रोडक्ट्स को बना के बेचना भी चाहिए। हम लोग सोचते थे लैंड है बस उधर पे खुद बनाओ और खुद खाओ। ये तो ब्रिटिश के आने की वजह से लोगों का यहाँ पर दिमाग खुला कि यार हम लोग के पास अगर एक्स्ट्रा एग्रीकल्चरल आउटपुट बच जा रहा है तो हम लोग उसको बेच क्यों नहीं सकते। चेक ऑन फमाइंस, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फमाइंस मतलब भूखमरी। हुआ क्या, जब रेलवेज और ट्रांसपोर्टेशन बैठा ना ब्रिटिश की वजह से, तो कंट्री में हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। तो अब अगर गुजरात में रोटी की कमी है या गुजरात में खाने की कमी है तो वो कोई और स्टेट, बंगाल या कोई भी ट्रांसफर कर देगा। कनेक्टेड हो गए। तो जो उसके बाद कंट्री में कोई मेजर फमाइन नहीं आया। 1943 लास्ट आया था बंगाल फमाइन, लगभग 30 लाख लोग मरे थे बंगाल की स्ट्रीट्स पर, क्योंकि इंडिया सीखा ब्रिटिश से बेसिक। आइए एक एक करके इस हेड को देख ले। पहला तो था बार्टर टू मॉनिटरी। बार्टर में क्या होता था, एक प्रोडक्ट को दूसरा प्रोडक्ट के बदले एक्सचेंज करो। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते थे। आज मान लीजिए आप मेरे को बोलते हो कि 100 किलो चावल के बदले एक घोड़ा, ठीक है, कि आप मेरे को 100 किलो चावल दोगे अगर मैं आपको एक घोड़ा दूं। अब मुझे चाहिए 50 किलो ही चावल, तो क्या मैं घोड़ा काट के दूं आपको। तो बार्टर सिस्टम में ये जो एक्सचेंज था ना बहुत डिफिकल्ट था। बहुत सारी डिफिकल्टीज थी बार्टर सिस्टम में जो मॉनिटरी सिस्टम में नहीं हुई। मनी आने से वो सॉल्व हो गया और इंडिया का ट्रेड भी फिर वापस इंक्रीज होने लग गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब हाउ टू गवर्न द कंट्री। जो आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर लोग कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, लोकसभा, राज्यसभा, ये जितने भी हाउसेस हैं सब ब्रिटिश का मॉडल पे है। हाउ टू गवर्न द कंट्री हमारी सरकारें सीख गई। रेलवे स्प्रेड हुआ 1850s में। रेलवे लोगों को ट्रेवल करने में हेल्प किया। लोगों का जो था ना कि भाई नहीं हम तो मराठों के पास नहीं जाएगा, हाँ हम तो साउथ में है, वी आर वेरी कल्चर सेंसिटिव, खत्म हो गया वो सब। लोग ट्रेवल करने लगे, अपना कल्चर और आइडियाज एक्सचेंज करने लगे। एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज होने लग गया। इंडियन फार्मर लोग के पास थोड़ा सा मनी आने लग गया क्योंकि वो लोग क्या करना सीख गए, खुद के लिए भी प्रोड्यूस और बेचना भी सीख गए। और फाइनली क्योंकि इंडिया कनेक्टेड हो चुका था एक साथ, तो माय डियर फ्रेंड्स उसके बाद फमाइंस का उस 43 के बाद कभी कोई सिचुएशन आया ही नहीं, थैंक्स टू द ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी एंड ट्रांसपोर्टेशन मेड बाय द ब्रिटिश। बेसिक इज द शॉर्ट फॉर्म बार्टर, ठीक है। बार्टर बेसिक इज द शॉर्ट फॉर्म मैंने कहा। तो बार्टर हो गया सबसे पहले, फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया दूसरा, स्प्रेड ऑफ रेलवेज हो गया तीसरा, इंक्रीज कमर्शियलाइजेशन हो गया चौथा, और सी आप लोगों को मालूम है कि आपका फमाइंस पे चेक होने लग गया। फिर से बेसिक, ब्रिटिश का आने का फायदा, बार्टर टू मनी, एडमिनिस्ट्रेटिव, स्प्रेड ऑफ रेलवेज,
आई का मतलब आप लोगों को पता ही है, इंक्रीज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और सी का मतलब चेक ऑन फॉर फिर से, बी बोले तो बार्टर टू मॉनिटरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्प्रेड ऑफ रेलवेज, आई का मतलब इंक्रीज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और सी का मतलब चेक ऑन फॉर माइंस। ये माय डियर फ्रेंड इंडिया अचीव कर पाया बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश। तो ये ब्रिटिश की पॉजिटिव्स थे फ्रेंड्स। ये चैप्टर खत्म होता है, आप लोगों को समझ में आ गया, याद हो गया, यो और नो एवरीबॉडी। एक और चीज, जो मटेरियल है उससे पढ़ना पड़ेगा। हाँ, सब कुछ आप लोगों को आ गया, दैट इज माई एश्योरेंस, पर आप लोगों को मटेरियल को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। मतलब लर्न हो चुका है, गो थ्रू करना पड़ेगा। फ्रेंड्स सभी को क्लियर है? कोई क्वेश्चन है क्या? यो और नो एवरीवन, आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स। अगर नहीं है तो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर देन फ्रेंड्स। बताइए, अनुभव का रिस्पॉन्स आ गया, ओके। ओके हितेश, वंशिका, विष्णु, चलो ठीक है, क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा जर्नी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। नाउ मूविंग ऑन फ्रेंड्स, लिसन वेरी केयरफुली, ओके रोशनी। फ्रेंड्स नाउ मूविंग ऑन, सुनना, अभी तो डिस्कशन को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, सुनना आप लोग बात को। हाँ सर बताइए क्या? वेट, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ लो आप। नेक्स्ट चैप्टर को ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, और जो बातें मैं बता रहा हूं ये नेक्स्ट चैप्टर में ही है आपके, ठीक है ना? ये नेक्स्ट चैप्टर में ही है आपके। सर बताइए क्या नाम है चैप्टर का जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो हम लोगों को, जिससे मैं बोल रहा हूं अब जो हम लोग चैप्टर में जा रहे हैं उसका नाम माय डियर फ्रेंड्स है डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया का बेसिकली पार्ट नंबर 2 में हम लोग जा रहे हैं। प्लीज मेक श्योर एवरीबडी इज लिसनिंग केयरफुली। हाँ सर बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं। डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया, यहां पर हम लोग जो बात करेंगे ना फ्रेंड्स, एक्चुअली यहां पर हम लोग एक्चुअल में जिस चैप्टर का बात कर रहे हैं ये पार्ट 2 है, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी का, या चैप्टर 2 बोल लो आप लोग। इसको हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग से भी जानते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं इस चैप्टर को, इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम से भी जानते हैं इस चैप्टर। इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं 1950 टू 1990, पीरियड ऑफ 1950 टू 1990। सर 1950 टू 1990 ही क्यों? मैं बोला समझ में आएगा, बस सुनते चलो आप लोग, बात को सुनते चलोगे क्लियर होते चले जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुनना। हाँ सर बोलिए क्या बात है? मैं बोला देखो सिंपल सी बात ये है, 47 में तो ब्रिटिश गया, ठीक, एक्चुअली ब्रिटिश जाने वाला है, ये बात 1946 में इंडिया को पता चल गया था, ऑब्वियसली पहले ही पता चल गया था। ऐसा थोड़ी है कि एक दिन ब्रिटिश सुबह उठा और बोला नहीं आज के छोले जाच्छी और थक बोना इंडिया, तो ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं ना, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग, है ना? हाँ सर, तो अब है कि ध्यान से सुनिएगा आप लोग बात को, अब ध्यान से सुनिएगा क्या होता है यहां पर। माय डियर फ्रेंड्स, होने ये लग गया, होने ये लग गया, सुनिएगा आप लोग कायदे से, कि जब ब्रिटिश जाने लगे 46 में ना, तब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयार हो गया। सर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है? ये बेसिकली एक बहुत बड़ा ग्रुप था, 300 पीपल कंप्राइज करता था ये लगभग, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, मतलब कि इंडिया फ्यूचर में कैसे रन करेगा उसका प्लानिंग करेगी। करेक्ट? जी सर बिल्कुल, हमें समझ में आया ये बात। अब माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ये समझिएगा कि जब भी गवर्नमेंट इंडिया की ऐसी डिसाइड करी तो एक डिसीजन लेना पड़ता है कि विच इकोनॉमिक सिस्टम डज इंडिया वांट टू फॉलो, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया फॉलो करना चाहता है वो बताइए, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम इंडिया यूज करना चाहता है?
अब सर ये इकोनॉमिक सिस्टम क्या हुआ? इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है कि अब कंट्री आगे कैसे चलेगा, कंट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल्स है, हाँ लैंड है, लेबर है, उसका ओनरशिप किसके पास होगा, कौन चलाएगा कंट्री को, कौन कंट्री में बिजनेस चलाएगा, कौन कंट्री में पॉलिटिक्स चलाएगा, कैसे पॉलिटिक्स चलेगी, कैसे इलेक्शन होंगे, इन सारी चीजों के रिलेटेड बातचीत हो रहा था। क्योंकि हम लोग सिविक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड क्या डिसीजन लिया गया। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू साहब ने डिसाइड किया कि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह काम करेगा विथ डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। सर समझ में नहीं आया, मैं बोला आइए मैं आप लोगों को लेके चलता हूं डिस्कशन पे, एंड वहां से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, सुनते जाइए आप लोग बात को। किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी दुनिया में इकोनॉमिक सिस्टम तीन तरीके के ही होते हैं, इसको छोड़ के कोई चौथा तरीका नहीं होता। इकोनॉमिक सिस्टम्स, जैसा मैं आपको बता रहा था, इकोनॉमिक सिस्टम्स जो होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो तीन तरीके के ही होते हैं, उसको छोड़ के कोई चौथा तरीका नहीं होता। और वो तीन तरीके क्या होते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग बात को। पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा होता है माय डियर फ्रेंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा होता है माय डियर फ्रेंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब फ्रेंड्स आप लोग बात को समझने की कोशिश करिए। ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, ये क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जिसको प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट बिजनेसमैन ओन करेंगे, मतलब कंट्रोल करेंगे। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन्स, सारे प्राइवेट बिजनेसमैन के कंट्रोल में होगा, ओनरशिप में होगा। अब उस समय इतने ज्यादा बिजनेसमैन तो हमारी कंट्रीज में थे नहीं, इतने पैसे वाले लोग थे नहीं कि बिजनेस कर दे स्टार्ट सीधा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो साहब पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नॉट ऑन द कार्ड्स ओनली। करेक्ट सर, करेक्ट। सोशलिस्ट इकोनॉमी का प्रॉब्लम समझना आप लोग। माय डियर फ्रेंड्स, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो ऐसी इकोनॉमी जैसे आज के डेट पर चाइना है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है, पूरी तरह से सरकारों का कंट्रोल रहता है उन पर। सरकार डिसाइड करेगी कि कौन सा गुड्स कितने क्वांटिटी में कैसे बनेगा, सारी डिसीजन सरकार लेगी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा है जहां पे पार्टनरशिप होता है सरकार का और प्राइवेट बिजनेसमैन का। जवाहरलाल नेहरू साहब को लगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल जो है वो इंडिया के लिए बेस्ट वर्क करेगा, वो इंडिया के लिए बेस्ट वर्क करेगा। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी भी कैसा, मिक्स्ड इकोनॉमी भी कैसा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात आता है। जो जवाहरलाल नेहरू ने डिसीजन लिया, जवाहरलाल नेहरू साहब ने जो डिसीजन लिया, क्योंकि वो कंट्री के पहले बने प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने डिसीजन लिया जवाहरलाल नेहरू साहब ने कि जो कंट्री होगी वो ऐसी कंट्री होगी जो मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करेगी। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी में भी एक नखरा था, मतलब कहने को तो मिक्स्ड इकोनॉमी, पर मिक्स्ड इकोनॉमी में भी विथ डोमिनेंस ऑफ, डोमिनेंस मतलब यहां पर डोमिनेट कौन करेगा, विथ डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट डोमिनेट करेगा। और ऐसा ही होता था। आपको मैं बता दूं, जो बिजनेसेस थे ना 1947 के बाद इंडिया में, वो तीन कैटेगरी में डिवाइड हो गए थे, या इंडस्ट्रीज इंडिया में तीन तरीके की डिवाइड हो गई थी। कैटेगरी वन इंडस्ट्री, जिसको प्राइवेट सेक्टर, कैटेगरी वन इंडस्ट्री में जो बिजनेसेस थे प्राइवेट सेक्टर हाथ ही नहीं लगा सकता था, भूल जाओ, कर ही नहीं सकते हो तुम वो बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेट अवे गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया था। कैटेगरी टू इंडस्ट्रीज, यहां पर प्राइवेट सेक्टर काम तो कर सकती है पर मेन रोल प्राइवेट सेक्टर का नहीं है, प्राइवेट सेक्टर खाली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकती है। मान लो गवर्नमेंट एक मेजर प्रोडक्ट बना रहा है तो प्राइवेट सेक्टर खाली उसका एक सप्लायर बन सकता है, खाली प्राइवेट सेक्टर उसका एक सप्लायर बन सकता है, ज्यादा काम सेकेंडरी में भी नहीं था, मतलब सेकेंड कैटेगरी में भी नहीं था। और एक थर्ड कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज थी
जिसमें प्राइवेट सेक्टर के पास फ्रीडम था कि तुम लोग काम करो, उसमें भी प्राइवेट सेक्टर को परमिशन लेना होगा और गवर्नमेंट को डे टू डे अपडेट देना होगा अपने बिजनेस का। मेरा बिजनेस, लेकिन अपडेट हम तुमको दे। सच बताऊं तो ये 1950 से 1990 तक चला और ये बहुत एक्साइटिंग नहीं था हमारी कंट्री के प्राइवेट बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट मेजर कंट्रोल कर रहा था। लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिजनेस ज्यादा बड़ा हो गया तो गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगेगा तुम्हारा बिजनेस को, कितना कुछ, कितना रेस्ट्रिक्शंस। नो प्राइवेट सेक्टर वाज इंटरेस्टेड, या मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनीथिंग इन इंडिया। और फॉरेन से तो कोई रिलेशन ही नहीं, ना प्रोडक्ट मंगाना ना प्रोडक्ट भेजना। इस तरीके का सिचुएशन हो रखा था उस समय कंट्री का, इस तरीके का सिचुएशन हो रखा था फ्रेंड्स उस समय हमारी कंट्री का। अच्छा, ये तो हो गया हमारी कंट्री का सिचुएशन उस समय। खैर, अब आप लोगों को एक बार वापस लेकर आते हैं कि सर जवाहरलाल नेहरू साहब जब इतने एडुकेटेड पर्सन थे तो उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया कि इंडिया को एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल बनाना है। ये भी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। 1943 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया पर लोगों की आपस में दुश्मनी खत्म नहीं हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड के मेजर पावर्स खत्म हो चुके थे, खाली वर्ल्ड में दो पावर्स बचे थे। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर मुझसे कोई पूछे, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू वर्ल्ड बाइपोलर हो चुका था, मतलब वर्ल्ड में सिर्फ दो सुपर पावर्स बचे थे फ्रेंड्स। और वो दो सुपर पावर्स कौन कौन से थे मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक तो था आप लोगों को पता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको वेस्ट बोला जाता है, वेस्टर्न नेशन या वेस्टर्न आइडियोलॉजी। और यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन बोला जाता है, 1991 में जो डिसइंटीग्रेट होकर रशिया और बहुत सारी कंट्रीज में ब्रेक हुआ, पर सोवियत यूनियन आप समझ लो। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये दो मेजर पावर्स थी। अब इसकी जो आइडियोलॉजी थी यूएसए की, सुनिएगा, यूएसए जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करता था उसको बोलते थे कैपिटलिज्म, जो मैंने आपको ऊपर में बताया। यूएसएसआर वहीं पर जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करता था वो था सोशलिज्म। अब आप लोग प्रॉब्लम को समझना। 1947 में इंडिया आजाद हुआ है, दोनों कंट्री यूएसए और यूएसएसआर इंडिया को ऑफर की कि भाई हमारा साथ देना, फ्यूचर में कुछ भी होता है तो। इंडिया बोला यार हम तो अभी ब्रिटिश से आजाद होकर निकले हैं, और अगर यूएसए या यूएसएसआर में से किसी को भी ज्वाइन कर लिया ना, मतलब दूसरे से झगड़ा पक्का होना है, और वो इंडिया अभी वॉर अफोर्ड कर नहीं सकता है। तो नेहरू साहब ने उस समय सही डिसीजन लिया। उन्होंने कहा ना हम लोग यूएसए फॉलो करेंगे ना हम लोग यूएसएसआर फॉलो करेंगे, हम लोग एक तीसरा ग्रुप बनाएंगे जिसको बोलते हैं नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट में उन्होंने यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट और ऐसे ही अफ्रीकन कंट्रीज भी आजाद हुई थी उनके प्रेसिडेंट्स को साथ में लाया और नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसके अंदर पॉलिसी ये बोलती है कि हम ना तो अमेरिका के अगेंस्ट है ना हम यूएसएसआर के अगेंस्ट है, हम दोनों के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा दोनों से मिलजुल के काम करेंगे। अब आप ये समझिए, अगर आप नेहरू साहब के जगह पर है, आपको एक डिसीजन लेना है इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होगा। अगर आप बोलते हो सोशलिस्ट, तो आप एक तरह से यूएसएसआर को फॉलो कर रहे हो, दुनिया भर में बोल रहे हो कि नहीं हम यूएसएसआर के साथ नहीं है, पर इनडायरेक्टली आप नैम नहीं यूएसएसआर को फॉलो कर रहे हो। अच्छा, अगर आप दुनिया भर में ये चिक चिक के बोल रहे हो कि हम लोग कैपिटलिज्म फॉलो करेंगे, तो आप यूएसए की तरफ चले गए। और नेहरू साहब को एकदम क्लियर कट ये चाहिए था कि कोई ये ना समझ ले कि इंडिया इधर है या उधर है। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने फिर नैम मूवमेंट के अगेंस्ट डिसाइड किया कि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी होगी जहां पे दोनों रहेगा, जिससे कोई भी एक आइडियोलॉजी कभी डोमिनेट करे ही नहीं इंडिया में। ठीक है सर, बात तो समझ में आ गया सर, बात तो समझ में आ गया। अब किसी भी इकोनॉमी से रिलेटेड माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग बात इकोनॉमिक सिस्टम का करते हैं ना, तो किसी भी इकोनॉमी से रिलेटेड तीन तरीके के डिसीजंस होते हैं, तीन तरीके के डिसीजंस होते हैं इन एनी इकोनॉमिक सिस्टम इन दिस वर्ल्ड। डिसीजंस इन एनी इकोनॉमिक सिस्टम, एंड
एनी इकोनॉमिक सिस्टम के लिए मैं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पेसिफिकली रेफरिंग टू एनी इकोनॉमिक सिस्टम। मैं ये नहीं बोल रहा ये कैपिटलिज्म में लेना पड़ता है ये डिसीजन, या सोशलिज्म में, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी स्ट्रक्चर में, मैं ये नहीं कह रहा। तो वो 3 डिसीजंस क्या है? अच्छा, इसका आंसर दूं उससे पहले हमारे फ्रेंड हितेश ने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे, मैं फ्रेंड्स आपको उसका जवाब दे दूं। हितेश ने क्वेश्चन पूछा है किसी, सर यूएसएसआर जो है वो अभी भी सोशलिस्ट कंट्री है क्या? माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अब यूएसएसआर है ही नहीं। यूएसएसआर का फुल फॉर्म था डियर फ्रेंड, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। जो कंट्री सोशलिज्म को प्रमोट करती है वो कंट्री का समूह को बोलते हैं यूएसएसआर। ये फॉर्म हुआ था रशियन रेवोल्यूशन के बाद, 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद यूएसएसआर फॉर्म हुआ। यूएसएसआर अब है ही नहीं। यूएसएसआर में 15 से 16 कंट्रीज थी सर, जैसे अर्मेनिया, अजरबैजान, यूक्रेन, जॉर्जिया, रशिया। कितने एग्जांपल्स दूं आपको? ये 15 और 16 कंट्रीज थी, जिसका मेजर कंट्रीब्यूटर रशिया का हर चीज में। कुछ आपस में इनके झमेला झगड़ा 1960s 70s में हुआ, कंट्रीज का डिसएग्रीमेंट हुआ आपस में, तो 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। मतलब ये जो 15 कंट्रीज थी सेपरेट हो गई, रशिया अलग, यूक्रेन अलग, जॉर्जिया अलग, अजरबैजान अलग, अर्मेनिया अलग। और हाँ, अब आपका अगर क्वेश्चन ये बन जाता है कि रशिया आज भी सोशलिस्ट कंट्री है क्या सर, तो मैं बोलूंगा लगभग हाँ। हाँ, रशिया में बिजनेसेस है प्राइवेट, करेक्ट है, पर मेनली रशिया इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, जस्ट लाइक चाइना इज। चाइना से कम खराब हालत है लोगों के रशिया में, पर हाँ, रशिया आज भी सोशलिज्म को ही फॉलो करता है मेनली। और इसका रीजन है रशिया का, रशिया और यूएसए भाई दुश्मन है। यूएसए का कैपिटलिज्म है तो रशिया तो फॉलो करेगा ही नहीं। खैर, मैं अब अपने टॉपिक पर आता हूं कि किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में दोस्तों 3 तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं। वो 3 तरीके के डिसीजंस क्या है सर? व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। मतलब कंट्री में किस चीज का प्रोडक्शन होना चाहिए। हाँ, कंट्री में किस चीज का प्रोडक्शन होना चाहिए और कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसका क्वांटिटी क्या होना चाहिए। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब देखो 2 टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं दोस्तों। एक होते हैं लेबर ओरिएंटेड, जहां पे आप लेबर को यूज करते हो प्रोडक्शन के लिए, और एक होता है कैपिटल ओरिएंटेड, जिसमें आप मशीन को यूज करते हो। अच्छा, लेबर ओरिएंटेड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लेबर काम करता है, मतलब मशीन भी रहते हैं। और सिमिलरली कैपिटल ओरिएंटेड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मशीन काम करता है, लेबर भी रहता है बट कम। तो हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज होगा। एंड फाइनली फाइनल डिसीजन इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये जो कंट्री में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे किसको? क्या ये रिच पीपल के लिए बन रहे हैं? क्या ये गरीबों के लिए बन रहे हैं? ये बन किसके लिए रहे हैं? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। That, my dear friends, are the 3 questions that are to be answered in any economic system. That are to be answered in any economic system. सर, तो कैपिटलिज्म में इसका डिसीजन कौन लेता है? प्राइवेट बिजनेसमैन। सोशलिज्म में गवर्नमेंट, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों, जिसके अंदर जो एरिया वो अपना डिसीजन लेता है। इसके बारे में माय डियर फ्रेंड्स चर्चा हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। अंटिल देन, बाय बाय एवरीवन।